मुझे कोई फर्क नहीं लगता अच्छा पहले की और अब की लाइफ में। आप ये जो कह रही हैं वो सोच लें आप क्या कह रही हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत सोच समझ के कह रही हूँ। फिर जॉब लेफ्ट की और मैं फिर वापस चला गया, और वापस जाके मैं जो सेविंग्स थी 3-4 माह में ख़त्म कर दी। फिर उसके बाद परेशान कि अब मैंने क्या कर अपना वक्त बहुत ज़ाया किया है। अच्छा। अब आगे समझ आती है कि काश के मैं ना करती। मुझे क्या लगे आपके पास स्किल है, मिसाल के तौर पे अब होता यह है कि मेरे पास स्किल है, इस बंदी के पास निगोशिएशन स्किल है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है, एक बंदा है उसके पास सेल्स एंड मार्केटिंग की स्किल्स है। इस काज पे हमने बहुत पहले काम शुरू कर दिया था। शादी से भी, मेरी शादी से तकरीबन 2-3 साल पहले स्टार्ट हो चुका था। इसमें हमने सेशंस भी किए हैं। ठीक है, असल में सवाल पे सवाल है ना कि हम खुद को भी कैसे बेहतर बनाएं। अगर मैं एक्सपेक्ट कर भी रही थी ना और वो चीज नहीं भी हुई तो मैंने उस चीज को अपने जहन से निकाला है। ऑफिस में सारा दिन बातें होती हैं, अब काम देखिए के ये हवाले बात से गलत है ना। अब खुद बताएं। कोई सीन आया ऐसे ना, तो मैं जनाब ना इधर देख के तो उसको बुलाने लगा कि यार ये सीन, जब मैंने देखा तो ये सोई पड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैफ़ अशरफ आसमी और आप देख रहे हैं ज़ैफ़ियात। आज की पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद, ईद स्पेशल में आपको खुशामदीद। आज की जो पॉडकास्ट में मेरे साथ मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, मेरे दिल के बहुत ही करीब हैं। मैं ये चाहता था कि ईद का ये प्रोग्राम मैं इनके साथ करूं, और मैंने इनको, ये चिश्तियाँ जा रहे थे उधर से, जाते जाते मैंने इनको यहाँ पर बुला लिया और इनका तारुफ भी ये खुद भी करवाएंगे, कुछ साथ साथ मैं भी बताता जाऊंगा। कैंडिड होगी, जनरल टॉक होगी, और कुछ अरसा कबल ही ये रिश्ता अज़दवाज में बंधे हैं, तो वो लाइफ कैसी चल रही है, मिलकर काम करना कैसा लगता है, और वो बहुत सी मुख्तलिफ सरगर्मियों में सरगर्दां हैं, मुख्तलिफ वेलफेयर्स के साथ भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले आपको खुश आमदीद और ईद मुबारक। और रमज़ान कैसा गुजरा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, बीवी के साथ ये रमजान गुजरा। पहला रमजान था? बीवी के साथ पहले ही था। क्या फर्क था पहले रमजान और अब के रमजान में? पहले हमें कोई उठाता नहीं था सहरी टाइम, और अब बीवी शायद आपको उठाना पड़ता हो। नहीं, अब बीवी बहुत से उठाती लोग है। हैं, जाहिर सी बात है अम्मी उठाती होंगी, बहनें अच्छा, उठाती बहुत से होंगी। लोग में फैमिली की बात है। जी। मैं समझा शायद। तो कैसी लाइफ गुजर रही है, पहले कैसी थी, अब कैसी है? मैं बेसिकली आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको भी कवर अप करूँगा इंशाल्लाह ताला। आपकी जो कपल्स की जो डेली रूटीन होती है, लाइफ होती है, उसके बाद जो वो काम करते हैं मिलकर, तो वो उसके बाद क्या चेंजेस आती हैं, वो मैं आवाम को दिखाना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि शादी से पहले आपकी जो एक्टिविटीज़ थी वो स्मूथ थी या अब स्मूथ हैं? देखिए फ़र्क तो पड़ता है, जब आप जो है अनमैरिड होते हैं तो एक बैचलर लाइफ आपकी होती है, तो उसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा फील नहीं होती। आप कुछ ऐसी जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर होती हैं जिसको आप इग्नोर कर जाते हैं। ठीक है। लेकिन शादी के बाद जो है वो कुछ सर्कमस्टांसेस और तरह के होते हैं, कि एक तो आप एक बड़ी डिसिप्लिन वाली लाइफ आपके अंदर आ जाती है, ऑटोमेटिकली आपको डिसिप्लिनरी जो है ना वो बनना पड़ता होता है। देन उसके बाद जो है वो ऑब्वियसली पहले हम जो है काम, ऑब्वियसली जिस तरह से मेरा काम इस तरह से है कि हम लेट नाइट भी बैठे रहते हैं, तो हमें वो टाइम एंड स्पेस से हम लोग आउट हो जाते हैं, काम इस तरह से है हमारा। तो लेकिन शादी के बाद जो है ये सीन नहीं होता कि जैसे ही ऑफिस टाइमिंग अगर हमारी क्लोज होती है तो जनाब ऑर्डर आ जाते हैं कि जनाब चलें, क्योंकि हम इकट्ठे काम करते हैं, एक ही ऑफिस में सारा सिस्टम हमारा अपना है, तो शेड्यूल एक बन गया। हाँ, तो वो एक रूटीन में हम आ जाते हैं, मतलब एक चीज़ों को ना स्केजुलाइज जो है ना वो आपकी एक लाइफ हो जाती है। तो मेरे ख्याल में ये जो है वो बैचलर लाइफ से बेटर है, ताकि मतलब आपको अपने लिए टाइम जो है वो निकालना पड़ता है शादी के बाद। आप इस हवाले से क्या कहेंगी? मुझे कोई फर्क नहीं लगता अच्छा। पहले की और अब की लाइफ में। आप ये जो कह रही हैं वो सोच लें आप क्या कह रही हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत सोच समझ के कह रही हूँ, और मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला आपको आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग भेजते हैं जो
आपकी ज़िंदगी को वैसे ही चलाते हैं, वैसे ही आपका साथ देते हैं जैसे आप चाह रहे होते हैं, ठीक है? तो इनका मेरी ज़िंदगी में आना, मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल अगर मैं काम के लिहाज से देखूँ या फिर मैं आउटिंग के लिहाज से देखूँ या कहीं आना जाना है, कोई मसला आ रहा है, अकेली जाना चाह रही हूँ या फ़ौरन यहाँ पर जाना है और फ़ौरन निकलना है, तो उस लिहाज से मुझे कोई फील ही नहीं आती ना कि मतलब एक होती है पाबंदी होती है कि यहाँ नहीं जाना, अब नहीं जाना, क्यों जाना है, तो उस तरह की कोई ऐसी चीज़ नहीं। स्पेस भी देते हैं आप बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये होनी भी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो अच्छा, ये आपने भी बात की एक रूटीन की, एक डिसिप्लिन आया, स्केजुलाइज चीज़। कभी अभी वैसे तो उन्होंने वो चीज़ क्लियर भी कर दी, कभी आप दोनों ने अपने रूटीन में ज़बरदस्ती कहा हो कि मैं तो ये करता था या मैं ये करती थी, आपको भी ये करना पड़ेगा, कभी ऐसा? मेरे ख्याल से होना भी चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक दूसरे का लिबास है, एक दूसरे को समझना है, आगे चलना है, ये कोई 10 दिन 15 दिन 20 दिन की गेम है नहीं, पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। तो कभी फ्यूचर को सोच के कहा है कि कल को मेरे साथ ये मसला दरपेश आ सकता है, मैं आज ही इसको बता दूं, आप इनको बता दें या आप इनको बता दें, कोई ऐसी चीज़ हो? काम के हवाले से सम टाइम हमारा हो जाता है, अदरवाइज मतलब मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं कि यार मैंने ये करना है, वो करना है, ये ऐसा होगा, तो ऐसा अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। तो हाँ, काम के हवाले से हमारा हो जाता है कि यार जाहिर से उसमें आपको पता है प्लानिंग्स होती हैं, आपकी गोल सेटिंग होती है, तो उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें आपकी चलती रहती हैं। ठीक है। एक्चुअली हम एक दूसरे की बात को जल्दी समझ लेते हैं। हाँ, ये वजह भी हो सकती है कि इस वजह से मतलब ये चीज़ें, ये कॉन्फ्लिक्ट या मतलब समझ लेंगे चीज़ नहीं आती, ये भी रीज़न हो सकती है। आप इस हवाले से बस इसको सेकंड करें, मैं चाहता हूँ कि एक जगह से बात नहीं, वही मैंने बताया ना कि हम एक दूसरे की बात को समझ लेते हैं। लाइक हम अगर इन्होंने कोई बात की है तो मैं उसको एक्नॉलेज कर लेती हूँ कि हाँ ठीक है, अगर ये कह रही है तो किसी वजह से कह रही है तो ठीक है। अगर मैं कोई बात कह रही हूँ कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए, तो ये मेरी बात को समझ जाते हैं, तो इस वजह से हमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं बनते। आपकी लव मैरिज? नहीं जी, हमारी अरेंज मैरिज। लेकिन बहुत से लोग समझते हैं कि हाँ, समझते यही हैं। हमारे करीबी जो दोस्त हैं, लेकिन ये था कि ये हमारी जो है वो टोटली अरेंज मैरिज है, और बड़े जिस तरह से हमारे एक रवायती हमारे यहाँ आपको पता है कि एक कल्चरल होती है, एक प्रोसेस होता है ना आपका किसी भी रिश्ते के अंदर, जब आप रिश्ता देखने जाते हैं, और एक पूरा जो प्रोसेस है हम उस पूरे प्रोसेस से गुजरे हैं जी। और उस प्रोसेस से गुजरने के बाद जो है ना हम फिल्टर होके, तो उसके बाद समझ लेंगे हमारी शादी हुई। बिल्कुल ठीक। मेरा तो वैसे भी आप लोगों से ताल्लुक़ है, मैं भी ज़्यादा जानता हूँ और मैं इस चीज़ का कायल भी हूँ। तो आपने एक बात की कि लव मैरिज नहीं है, शायद लोग, आपने कहा कि लोग समझ भी लेते हैं, वो शायद इसलिए भी समझ लेते हैं क्योंकि एक बहुत कम अरसे में इन्होंने अपनी केमिस्ट्री है वो बड़ी जल्दी से मैच कर ली। हम केमिस्ट्री की भी बात करते हैं इस हवाले से, तो वो अंडरस्टैंडिंग इतनी जल्दी कैसे हो गई? थोड़ा वक्त लगता है, शादी के बाद तो एक निकाह में तो वैसे ही बड़ी ताकत है, तो अगर वैसे भी इंसान किसी रिलेशन में आता है वो समझते समझते एक टाइम होता है। कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? 5 माह हो गया। 5 माह में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, और उसके हम काम से रिलेटेड भी बात करेंगे पॉडकास्ट में, बहुत सी चीज़ें मैं इंशाल्लाह कवर अप करने की कोशिश करूँगा अगर अल्लाह ने तौफीक दी और जहन में रहेगी चीज़ें। तो वो अब बात इस जानिब लेकर आते हैं, आप आईटी एक्सपर्ट हैं, आपने एक पूरा प्रोसेस देखा, तो अब दोनों की अलग अलग जगह पर जाकर हम थोड़ी सी बैक स्टोरी भी जानना चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी का आगाज़ पढ़ाई, उसके बाद मुख्तलिफ मराहिल, उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ की जानिब जब आए आपने क्या क्या देखा और अब क्या कर रहे हैं? देखिए जी, इंसान जो है किसी न किसी स्टेज के ऊपर जब बैठा होता है या पहुंचता है, तो उसके पीछे जो घाव होते हैं वो तो लगते हैं, हर इंसान को लगते हैं। तो वो घाव कुछ गहरे होते हैं और कुछ सिर्फ अपने निशान छोड़ जाते हैं। तो सेम इसी तरह से ही है जी। मैं अपना जो है मेरी जो समझ लें कि क्वालिफिकेशन या एजुकेशन अगर बात करता हूँ, तो इंटरमीडिएट के बाद जो है वो, क्योंकि मैं माँ बाप का एक ही बेटा हूँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं आपके ऊपर। दूसरा हम लोगों का थोड़ा सा ये भी होता है कि हम देहात के लोग हैं, तो हम लोगों को थोड़ा सा ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ मेड बनना बड़ा सिखाया जाता होता है शुरू से। तो वो एक माइंड के अंदर आप समझ लेंगे एक बंदे के अंदर कीड़ा होता है कि यार नहीं भाई, मैंने खुददार बनना है, अपने पाँव पे खड़ा होना है। तो ये चीज़ें थी। जो है इंटरमीडिएट के बाद जो है वो मैंने अपना साथ साथ जो है वो, जब मेरा ग्रेजुएशन मैंने की, तो मतलब अपनी फीसिस वगैरह और ये सारी चीज़ें मैं खुद से ही बियर करता था। उसमें ये था कि पार्ट टाइम मैंने कोई काम कर लेना, शुरू से शौक था फोटोग्राफी का, वीडियो बनाना और एडिट करना, ये सारी चीज़ें थी।
तो इतना सा हम अपना निकाल लेते थे कि यार फीसिस वगैरह अपनी पॉकेट मनी निकल जाती थी। ग्रेजुएशन के बाद जो है फिर मुझे लाहौर में आ गया पढ़ने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से मैं नहीं पढ़ सका। मास्टर्स के लिए आया, एडमिशन हो गया, जब चालान यूनिवर्सिटी ने दिया तो ऑब्वियसली वो एक हाई पेड चालान था, तो मुझे लगा कि यार मैं ना जॉब करूं और साथ फिर जो है ना अपनी जो है वो अपनी तालीम को जारी रख सकूं। लेकिन हुआ ये कि मेरी जॉब जो है वो लाहौर से बाहर हो चुकी थी। जो है वो साहिवाल में मेरी पोस्टिंग हो गई। इंटरव्यू हुआ मेरा अक्टूबर 2014 में। ठीक है। तो मैंने कहा जी मुझे अगर इवनिंग में आप जॉब दे दें या मॉर्निंग में दे दें, ताकि जो इस तरह से, लेकिन वो सारी सी बात है पूरा था कि कंस्ट्रक्शन कंपनी में मेरी जॉब हुई। मेरा बीकॉम था, तो एज अकाउंटेंट ऑब्वियसली आपको पता है बीकॉमर के लिए होता है सूटेबल प्रोफेशन। तो उसके बाद मैं साहिवाल शिफ्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बेस 8 माह का मेरा कॉन्ट्रैक्ट था जी। वहाँ पे मैंने अपनी सर्विसेज दी एज अकाउंटेंट, और बस वहीं से मेरा जो एक समझ ले प्रोफेशनल जो करियर था वहीं से स्टार्ट हुआ था। अच्छी कंपनी थी, मल्टीनेशनल थी, तो वहाँ पे मैंने कोई 8 माह का प्रोजेक्ट किया। उसके बाद जो है उसमें बहुत मेहनत की है मैंने। तब जो है वो बिल्कुल हम बच्चे से होते थे, तो वो था भी एक साइट का काम ना, लाइक कंस्ट्रक्शन आपको पता साइट्स होती हैं, वहाँ पे डिफरेंट लोग आते हैं, फॉरेन भी थे, तो वहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जो बेसिकली मैंने जो चीज़ें लर्न की ना, तो वो प्रोफेशनल लाइफ में आ गई कि लोगों को ऑब्जर्व करना। और जब अकाउंट्स में बंदा बैठा होता है तो आपको पता है कि उसके बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है, फाइनेंशियली आपको पता है कि चीज़ों को सारा मैनेज करना होता है, और वो भी जब एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट हो। तो वहाँ से जो है देन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत की मैंने, और मैं तकरीबन 45 के हमारा स्टाफ था साइट के ऊपर, और मैं मतलब पहला आदमी हूँ कि मुझे हेड ऑफिस ने परमानेंट वहाँ पे किया। तो मैं साहिवाल से फिर हेड ऑफिस शिफ्ट हो गया, मुझे मेरा ट्रांसफ़र हो गया। और फिर जो है वो एक टाइम के बाद उसी ही कंपनी में मैंने 4 साल जॉब की है, और मैंने 3 डिपार्टमेंट में जॉब की है एक ही कंपनी में। अकाउंट से मैं चला गया HR के अंदर, और HR में जो है वो बहुत कुछ सीखने को मिला, रिक्रूटमेंट्स क्या होती हैं, सारी चीज़ें इस प्रोसेस से गुजरे। दैन उसके बाद मैं परचेज में चला गया, सप्लाई चेन जिसको हम बोलते हैं, लोकल परचेज और इंपोर्ट सारी सप्लाई चेन उसको बोलते हैं। क्योंकि उसके अंदर लोग टिकते नहीं हैं और स्कैम बड़े होते हैं लोग जो है उसके अंदर, क्योंकि पैसा काफ़ी है। करप्शन की मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ ऑब्वियसली परचेजिंग के अंदर आपको अच्छे इंसेंटिव मिलते हैं अगर आप उसको लेना चाहें तो इन शॉर्ट कि मैं वहाँ पे जो है वो अपना स्टार्ट किया मैंने जर्नी सप्लाई चेन में। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा जो है पैकेज मिल गया, प्रमोशन होगी, ड्राइवर, गाड़ी, ये सारी चीज़ें। तो बस एक ज़िंदगी में एक इंसान के हर जो है ना बंदे की ज़िंदगी में मोड़ आता है कि आपने एक टर्निंग पॉइंट होता है आपका। तो 4 साल के बाद जो है ना वो कुछ हालात ऐसे हो गए, मेरे डोमेस्टिक हालात, घर की अगर मैं बात करूं कि मुझे वापस मतलब घर वाले फोर्स कर रहे थे आप वापस आ जाए। तो मैंने जी फिर जॉब लेफ्ट की और मैं फिर वापस चला गया, और वापस जाके मैं जो सेविंग्स थी 3-4 माह में ख़त्म कर दी। फिर उसके बाद परेशान कि अब मैंने क्या करना है। जो कि यहाँ पे मैं एक बात एडिशन करता हूँ कि हमारे यहाँ जितने लोग बाहर जाते हैं ना, अब्रॉड जो लोग जॉब्स करते हैं, उनका भी ये बड़ा प्रॉब्लम है कि वो कमा रहे होते हैं माशाल्लाह, हैंडसम उनकी इनकम होती है, लेकिन वो जैसे ही कमाते हैं तो उन्होंने अपना बैकअप नहीं रखा होता, कोई अल्टरनेटिव प्लान ही नहीं किया होता। पैसे कमाते हैं, 2 साल के बाद आते हैं, जो पैसे होते हैं उनको घर पे लगा दिया, या शादी कर ली, या शादी किसी की बहन की कर दी, भाई की कर दी, तो वो आप उनको एक्सपेंस ही डिक्लेयर करते हैं। उनकी कुछ सेविंग्स नहीं होती, कोई प्लानिंग नहीं होती। मतलब कि बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी प्लानिंग करते हैं, कुछ बैकअप रखते हैं कि यार मैंने 10 साल के बाद अगर पाकिस्तान, ऑब्वियसली जाना तो अपने पाकिस्तान ही है, तो जब आप पाकिस्तान आएंगे तो आपके पास क्या बैकअप है, ठीक है। तो वो फिर मैंने देखा कि वो लोग 8-8 10 साल बाहर रह के उसके बाद आके वही वो एक एज अ लेबर काम कर रहे होते हैं, और फिर परेशान होता है कि यार मैं की करा, ठीक है। घर बड़ा अच्छा बनाया होता है, लाइफस्टाइल ठीक होता है, लेकिन अब उसको मेंटेन करना या सस्टेन करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो लाइफस्टाइल आपको पता है पाकिस्तान का बाहर में बड़ा फर्क है। तो मतलब मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं चिश्तियाँ के अंदर अपने गांव में जब गया तो मेरे लिए मुश्किल हो गया सर्वाइव करना। सैलरी 20,000 रुपये में, वो कह दिए हमारे पास अकाउंटेंट आ जाए, कोई ये हो गया। बहरहाल मैंने की जॉब, फिर दोबारा से 20,000 रुपये में आ गया। 20,000 रुपये में जनाब अली मैंने वहाँ पे किसी इदारे में पढ़ाना शुरू कर दिया, साथ एडमिनशिप थी। तो करते करते 1 साल मैंने जो है ना वहाँ पे गुजारा, तो उसके बाद ये बाल गिरना शुरू हो गए। तो क्योंकि वो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है आपके ऊपर वहाँ पे, तो प्रेशर मतलब नहीं मैं सस्टेन कर पाया। मैंने फिर 1 साल के बाद जॉब लेफ्ट की, और हमेशा यही दुआ करता कि यार ये ज़हनी अजियत वाली जॉब जो है ना ये नहीं होनी चाहिए। आप बहुत ज़्यादा ना मतलब टफ पोजीशन में आ जाते हैं
इन शॉर्ट मैंने वहाँ से जॉब लेफ्ट की और फिर जो है वो मैंने अपना स्किल सेट था पुराना, मैंने बैठ के सोचा कि यार मैं इतना अच्छा जो करता था स्टूडेंट लाइफ में वो क्यों ना करूँ। जब विंडो 98 और 2000 में हम विंडो 2000 और 98 होती थी, बस ऐसे ही है ना। तो वो बस हमारे जैसे जब इस एज से बहुत सारे यंगस्टर जब गुजरते हैं तो वो बड़ा देर से समझते हैं, उनको नहीं पता, धक्के खा के फिर उनको समझ आती है। वैसे उनको किसी की बात समझ नहीं आती ना, गर्म खून होता है, आपको पता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बहरहाल मैंने अपना सेटअप स्टार्ट किया अपने घर से, एक सिस्टम मेरे पास पड़ा हो तो उसको मैंने रखा, और उसके बाद जो है ना वो ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग के ऊपर मैंने काम करना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया मार्केटिंग जिसको हम कहते हैं। तो उस पर मैंने खुद से स्टार्ट लिया और मैंने प्लान किया कि यार मैं इसको किस तरह से मैनेज कर सकता हूँ काम को। अच्छा, अब क्लाइंटेज नहीं थी मेरे पास, काम था, काम आता है, क्लाइंट नहीं था। अब मैंने ये प्लान किया कि यार मैं लोकल मार्केट में सबसे पहले मैंने एक बिजनेस मॉडल बनाया खुद से ही कि यार मैं 5000 पर मंथ, क्योंकि हमारे इलाके के अंदर जो एजुकेशन सेक्टर काफ़ी है, स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह, तो मैंने ये बजटिंग की कि यार मैं अगर साहिब साहब अगर आप 5000 रुपए के क्लाइंट पकड़ता हूँ 10 एक माह में, तो मेरा 50,000 बनता है, वो 20,000 की नौकरी से बेहतर है। सही है, ठीक है। तो मैंने जनाब टारगेट रखा कि मैंने एक हफ्ते के अंदर 10 क्लाइंट बनाने हैं। मैंने मार्केटिंग करना शुरू कर दी, डेली जाना स्कूल कॉलेज से मिलना, उनको बताना कि यार मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हूँ, ये साइन बोर्ड वगैरह को छोड़ें, आप इधर हैं। तो बड़ा मुश्किल था। हाँ, छोटे इलाकों में अभी भी, आज भी बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान के अंदर, लोगों के अंदर अभी भी अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की। हम लाखों रुपए बिल बोर्ड्स के ऊपर लगाते हैं, प्रिंट मीडिया के ऊपर लगाते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर लोग अभी नहीं जाते, बहुत सारे लोग नहीं जाते जो पुराने लोग हैं। तो मैंने कन्विंस किया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है वो विद इन 7 डेज, विद इन 1 वीक मेरे पास 10 क्लाइंट थे। मतलब 5,000 में मेरा 50,000 में महीना आराम से निकल रहा था घर बैठे हुए। ठीक है। अच्छा, वो स्टार्ट लिया तो फिर मुझे थोड़ा सा, सारी सी बात, आपका एक एक्सपोजर बिल्ड होता है। जब एक्सपोजर बिल्ड होना शुरू हो गया तो मैंने कहा टीम होनी चाहिए। बर्डन बढ़ता गया, वर्कलोड बढ़ता गया, टीम बनती गई। घर से निकले, ऑफिस बना लिया छोटा सा किसी के साथ उधर ही गांव में, चिश्तियां शहर में। फिर उसके बाद मैंने अपना इंडिपेंडेंट ऑफिस बना लिया, साथ ट्रेनिंग सेंटर बना लिया, लोगों को सिखाना शुरू कर दिया। फिर एक जहन में जो है ख्वाब आया कि यार दोबारा लाहौर जाना है। चिश्तिया में नहीं टिक रहा था, मतलब वहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाता है, आप इस इन्वायरमेंट में आपने टाइम लगता है ना आपको। वो जो चीज़ें सीखी थी वहाँ पे यार बड़ा मुश्किल होता है लोगों को लेके चलना, वो चीज़ें आपका एक्सपोजर ऑब्वियसली बन जाता है, माइंडसेट बन जाता है। इन शॉर्ट फिर वापस लाहौर आके मैंने यहाँ पे एक छोटा सा सेटअप फिर बनाया अपना, उधर भी 15 दिन, इधर 15 दिन, इस तरह से करते 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 जो है वो आज अल्हम्दुलिल्लाह अपना इंडिपेंडेंट सेटअप है, पूरी टीम है, पूरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी चला रहे हैं। और इंशाल्लाह इसको जो है वो हम प्लान यही है कि हम इंशाल्लाह इसको जितना जितना हो सकेगा इंशाल्लाह हम इसको एक्सपेंड करते जाएंगे। ये छोटा सा जी, मेरा छोटा तो नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। तो ये मेरा एक जो है वो एक लाइफ का जर्नी है जी। तो बस हमारे लिए आपने बहुत सी चीज़ें कवर अप की, प्रोसेस से गुजरा, बहुत सी चीज़ें इसी में से निकल कर आई हैं, आगे कवर अप करने की कोशिश करूंगा। इसमें एक चीज़ मैं आपको और ऐड करूँ, मुझे भी याद आई कि मैं 2012 में मेरा ना D.Com का रिजल्ट आया, इंटरमीडिएट का। मैंने क्योंकि कॉमर्स से हम रिलेट है, मैनेजमेंट साइंसेस के बंदे हैं, तो मैं चला गया। मेरी ना, मैं 3 माह की जब छुट्टियां होती थी ना, समर वेकेशंस, तो मैं वहाँ से लाहौर आया जब पहली दफ़ा। तो मैं एक फैक्ट्री में मेरी जॉब हुई 5500 रुपये सैलरी के साथ, और वहाँ पे ना बिजली की वायर बनती थी। तो तब मतलब बिल्कुल दाढ़ी वगैरह नहीं थी, बिल्कुल बंदा समझ लें कि टीन एज में होता है। तो वो जॉब थी मेरी एज ए हेल्पर। तो मैं वहाँ से वो जो कॉपर होता है ना, जो वायर के अंदर इंसुलेशन के अंदर होता है कॉपर, तो वो कॉपर में उठाता था। ठीक है। तो हेल्पर के तौर पे मैंने 2 माह वहाँ पे काम किया, 5500 रुपये सैलरी थी, रात 12 घंटे की जॉब, और इधर लाहौर में वो फैक्ट्री है। तो मैं ना बड़ा वहाँ पे जब बड़े बड़े अफसर आते होते थे या मतलब मीटिंग्स होती, तो बंदे का बड़ा ड्रीम होता है यार क्या लाइफ स्टाइल है इन लोगों का। ठीक है। तो हम तो हेल्पर हैं, वो सारी रात जनाब अली वो बिजली की तारें बनती थी और ख्वाब में वही तारें आती थी, मतलब इस तरह का था। लेकिन काम बहुत ज़्यादा था, हैवी वेटेज चीज़ें उठानी पड़ती थी। तो मतलब 2 माह मैं सर्वाइव कर सका, बीमार हो गया। तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि 4 साल के बाद, 4 साढ़े 4 साल के बाद, मुझे नहीं पता था, मेरे बॉस ने मुझे एक परचेज ऑर्डर दिया और मुझे उन्होंने कहा कि यार आपने फलां फैक्ट्री में जाना है और आपने इंस्पेक्शन करनी है चीज़ों की, और ड्राइवर को साथ ले लें, आप चले जाएं। तो मैंने जब वो पीओ परचेज ऑर्डर निकाला तो वो वही फैक्ट्री थी जहाँ मैं नौकरी करता। मैंने कहा यार मैं इधर इंस्पेक्शन करने जाऊंगा। तो वो बड़ा ना मुझे मतलब मेरे लिए बड़ा एक शौक मतलब लगा। जब हम पहले जाते थे, पहले आईडी कार्ड देना, वो एंट्री होती थी, फिर लेबर को अंदर आने देते थे, गेट नहीं खुलता, सिक्योरिटी चेक करता। ह्यूज टर्निंग पॉइंट, मतलब मैं बताता हूँ ना, फीलिंग्स बड़ी जबरदस्त थी तब।
तो जब मैं वहाँ पे गया फैक्ट्री, तो जनाब ऑलरेडी गेट खुला जनाब, हम गाड़ी में सीधा अंदर गए, पार्किंग हुई, ड्राइवर ने जनाब खोला, दरवाज़ा खोला, मैं बाहर आया, फाइल। तो वो जो डायरेक्टर थे उनके, जो इन चीज़ों को देखते थे रिलेटेड फील्ड से, उनसे मेरी मीटिंग, मैंने कहा इंस्पेक्शन करनी है। तो वहीं पे जब हम बाहर निकल रहे थे ना, तो मेरा जो बॉस था 4 साल पहले, जो मेरा बॉस था, वो तब भी उधर ही काम कर रहा था। तो जब उसने मेरी तरफ देखा ना, तो थोड़ा सा उसने मतलब पहचाना, मैंने भी, मैं तो जाहिर सी बात है, मैंने उनसे मिला, मैंने कहा सर कैसे हैं आप, ठीक है? वो तो यार मैं उनको बताया, फिर वो बड़ा खुश हुआ, कहते क्या? मैंने कहा यार मैं इंस्पेक्शन के लिए आया हूँ, फलाना कंपनी, हम ये काम कर रहे हैं। तो वो बड़ा है ना, एक मतलब बड़ी खुशी थी। और जिस बंदे ने मुझे वहाँ पे जॉब पे लगवाया था, वो अभी भी माशाल्लाह से वहीं पे कर रहा है। और जब मैं उनसे आके मिला, तो वो बड़ा खुश हुआ कि यार मैं तुम्हें हेल्पर लो आया सी, तो माशाल्लाह से बड़े आप हो गए। तो मतलब कहने का ये होता है कि जब आप वो एक मतलब कि 4-4.5 साल पहले मेरे माइंड में चीज़ आई कि यार मतलब ये चीज़ अगर ये लोग इस लेवल पे है, तो हम लोग क्यों नहीं है? ठीक है, तो आपको उसके लिए पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो फिर आपको उन चीज़ों की जो अफादियत है ना, उसकी खुशी आती है, क्योंकि वो आपने अपनी विल पावर के ऊपर गेन की होती है। हम किसी के कंधों के ऊपर जो है वो पाँव रख के आगे निकलते हैं, फलांगते हैं, तो वो आपको इतनी हैप्पीनेस नहीं होती जो आपने खुद से गेन की होती है अपनी स्ट्रगल, अपनी मेहनत से। तो ये छोटी सी चीज़ थी, एक मोटिवेशनल सा मैंने एक बात थी जो मेरे साथ जो है वो मैंने आपसे शेयर की। तो ओवर टू यू। ओवर टू यू। तो मिस्टर साजिद अली से मिसिस साजिद अली की जानिब आते हैं, और अब आप अपनी कहानी बताइए। हाफिजा भी हैं आप, जी। और ये भी ज़बरदस्ती भी कुछ करवाते हैं कि हमारी बेटा बेटी जो है वो हिफ्स करे, या आपका अपना भी शौक था? नहीं, मेरा अपना शौक था। मेरी जो कज़न्स हैं, चचा की बेटियां, वो माशाल्लाह से तीनों हाफिजा हैं। तो वो 2 ने हिफ्स कर लिया था, चचा के बेटे ने भी हिफ्स कर लिया, और मेरे भाई 2 बड़े भाई हैं, उन्होंने भी हिफ्स किया हुआ था। तो मैं उनकी तरफ देख के बहुत इंस्पायर होती थी। तो मैं जब पढ़ती थी स्कूल में, तो मेरा बस यही होता था कि मैं कैसे ही 5वीं पास करूं और मैं निकलूं, मदरसे चली जाऊं और मैं हिफ्स स्टार्ट करूं। तो उनको देख देख के मेरे अंदर ना वो इंस्पिरेशन होती है एक बंदे की कि हाँ वो हाफिज़ हैं, तो मैं भी बनूंगी। तो बस फिर मैंने स्टार्ट कर लिया। 2008 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कंप्लीट किया था। और अगर हम लाइफ जर्नी की बात करें, तो उसमें कुछ इतना खास तो नहीं है। हर किसी की लाइफ में होता है, हर किसी की लाइफ में। बस ये है कि मैंने अपना वक्त बहुत जाया किया है। अच्छा। अब आगे समझ आती है कि काश कि मैं ना करती। मैंने अपनी स्टडी में अपना वक्त बहुत जाया किया। मैंने बंक्स किए दोस्तों के पीछे। और ये शादी के बाद तो नहीं आपको लगा कि काश मैं ना करती? नहीं, पहले क्या कहा है आपने, आप बता दें, सच सच। नहीं, ठीक है। मुझे बहुत बंक्स पहले करती फील थी हुआ। आप फिर? यस, ठीक है। मतलब स्टडी में एक वो बच्ची जो टॉपर थी। कहाँ जाती थी बंक करके? कॉलेज में ही रहते थे। अच्छा, क्लासेस बंक करते थे? क्लासेस कॉलेज बंक बंक करते नहीं थे, किया? हाँ जी, क्योंकि कॉलेज जब हम आ जाते थे तो हमारा बाहर निकलना बहुत मुश्किल था, तो इसलिए बंक्स अंदर ही होते थे। तो बदकिस्मती से। जी। ठीक है। तो ये था कि एक टॉपर बच्ची जो है ना, जब बिल्कुल जीरो पे आई, जीरो तो खैर नहीं, लेकिन ग्रेड जब नीचे गिरे, तो मेरे घर वाले और मेरे जो टीचर्स थे वो सारे बहुत परेशान हुए कि भैया इसने क्या कर दिया है। तो उस टाइम भी अभी अकल नहीं आई, बस जैसे तैसे करके अपनी स्टडी जारी रखी। उसके बाद 2 साल का जब गैप आया ना, तो मैंने सोचा कि अब नहीं, अब मुझे पढ़ना चाहिए। तब मैंने बीएससी स्टार्ट की थी। ठीक है। उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और उसके साथ मैंने सोचा था कि मैं अपने जो एक्सपेंसेस है वो मैं खुद बेयर करूँगी। गो कि मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव हैं। मेरे अब्बू माशाल्लाह से बहुत सपोर्ट करते हैं। ख़ास तौर पे हम बेटियों, 2 हम बहनें हैं, दोनों की एजुकेशन को बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। तो लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझती थी कि अब मेरा भी टाइम है कि मुझे भी साथ कुछ करना चाहिए। तो मैं साथ में टीचिंग करती थी, और साथ में अपने जो एक्सपेंसेस थे स्टडीज़ के, वो मैं खुद बेयर करती थी, एकेडमीज़ के या फिर कॉलेज के। तो उसके साथ होम ट्यूशंस दे के मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट किया। इसके अलावा मैं बहुत समझ लें कि मल्टी टैलेंटेड लड़की थी, बहुत से काम हैं अभी भी आप? मुझे नहीं लगता। हमें लगता है। थैंक यू। तो ये है कि इंसान फील करता है कि मैं पहले इतनी एक्टिव थी, मैं ये भी कर लेती थी, मैं वो भी कर लेती थी, अब मैं क्यों नहीं करती। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। हो सकता है कि इन फ्यूचर मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से इतने सपोर्टिव हैं, तो थोड़ा थोड़ा एक्टिव हो रही हूँ, तो हो सकता है इन फ्यूचर और भी ज्यादा एक्टिव हो जाऊँ, पहले से भी, वो उससे भी ज्यादा अच्छी अदीला मुझे मिले जो जैसे मैं पहले थी। तो बस ये
छोटी सी जर्नी थी मेरी। आप लिखती भी हैं, आप इस हवाले से ही मैं लिखा करती थी। एवरीथिंग थी ये थी नहीं करें कुछ अब भी तो है ना। अब जो रूटीन चल रही है इनके साथ आप काम भी कर रही हैं। चले हम इस जानिब आ जाते हैं। तो आपने वो चीज़ तो थी में डाल दी और बड़ी ही ज़बरदस्त आपने नज़में भी लिखी हैं, क्योंकि मैं तो अदब से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा हूँ। मुझे तो ऐसी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं और मेरा तारुफ भी इनसे इसी वजह से हुआ था। पहले मेरा तारुफ मिस हाफिज़ा अदीला फजल साहिबा से था और उसके बाद फिर मेरा तारुफ आपसे हो गया और फिर मैं आपके पास ही रहने लग गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ सीखा है इनसे। मैं सच बताऊं तो अगर मैं बयान करना शुरू कर दूं तो शायद मेरे आंसू भी आ जाएं और उसके अलावा शायद ये वक्त भी जो इनका है वो मैं ले जाऊं। तो हम अगर इस चीज़ की जानिब आ जाएं कि जो आप आईटी एक्सपर्ट हैं, तो आईटी एक्सपर्ट होने के बाद अच्छा यहाँ पर होता ये है कि जब कुछ नहीं मिल रहा होता तो उसके बाद जिस तरह इन्होंने एक प्रोसेस से गुजर कर चीज़ देखी और मामलात को देखा कि अब यहाँ पर अगर चीज़ नहीं है तो ये बड़ी ही मज़े की बात होती है भाई कि आप कंफर्ट जोन में अगर जाना चाह रहे हैं तो एक दो किस्म के कंफर्ट जोन होते हैं। कंफर्ट जोन होता है आपको खा जाता है, वो फिर आपको ऑटोमेटिकली डिप्रेशन में भी ले जाता है। और दूसरा कंफर्ट जोन होता है कि आप कहते हैं कि अब मैं थक चुका हूँ, मुझे आराम की ज़रूरत है, मैं बिज़नेस करूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ जो इजीली मुझे हैंडसम जो है वो प्राइस भी मिले, मामलात हों और उसके बाद लाइफ भी मेरी अच्छी से गुजर जाए। तो आप इनको इस जानिब आसानी से ले आए थे अपने साथ जो है वो। मैं आपको सॉरी आप बात करने लगे थे, मैं आपको ये बताता चलूं कि आप केबी क्रिएटिव्स के दोनों डायरेक्टर्स हैं और दोनों मिलकर जो है वो काम कर रहे हैं और आईटी एक्सपर्ट होने के साथ साथ ये सिर्फ अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर रहे बल्कि ये नौजवानों के लिए भी बहुत सा काम कर रहे हैं। जैसे कि अमेज़ोन वगैरह में जो है इनके लेक्चर्स, उसके ऊपर जो इसके मुझे अभी इतना ज़्यादा इल्म नहीं है उस हवाले से, वरना मैं डीपली उस चीज़ को बता पाता। तो उसके ऊपर जो नौजवानों को ऑनलाइन अर्निंग का जो शौक़ है और अच्छा शौक़ है, उसके ऊपर इनके लेक्चर्स मौजूद हैं। ये मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में, मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में, बल्कि स्कूल लेवल पर भी इन्होंने लोगों में आगाही इस हवाले से देना शुरू की है और ये दोनों मिलकर चलते हैं। तो अब मैं इस हवाले से आपसे जानना चाहूँगा कि आप दोनों को क्या मसले दरपेश नहीं आए कि आपके वो फील्ड ही एक अलग थी, इन्होंने तो उसके ऊपर अच्छा खासा वर्क कर लिया था क्योंकि इनको एक अरसे बाद मालूम हुआ कि मुझे अब इस जानिब आ जाना चाहिए, इसमें जो है वो सुकून नहीं मिल रहा, ज़हनी जो है ना वो तनाव है, तो इस जानिब आ गए। तो आपको इजीली इस चीज़ ने अट्रैक्ट कर लिया था कि मुझे जो है ना ये चीज़ सूट कर जाएगी? जी, उसकी रीज़न ये थी कि मैं पहले जो कोर्सेज़ वगैरह में इंटरेस्टेड थी, मैंने कंप्यूटर कोर्सेज़ भी किए हुए थे। तो एक सही प्लेटफ़ॉर्म जब नहीं मिलता ना बंदे को, तो वो फिर लड़खड़ाता है, कभी इधर, कभी उधर, कभी किसी के पास जाता है, कभी किसी के पास जाता है। तो मैंने अपना टाइम इस लिहाज से भी बहुत ज़ाया किया कि मैंने जो अपनी एबिलिटीज़ थी ना, वो ऐसी जगहों पर ज़ाया की जहाँ पे मुझे किसी किस्म का कोई रिवार्ड नहीं मिला। इवन दैट कि समझ लें कि मैंने टोटली अपनी, अब अभी आपने राइटिंग स्किल्स की बात की, तो समझ लें कि वो वहाँ पर डैमेज हुई मेरी। ठीक है? तो ये ऐसा नहीं है कि मुझे शौक नहीं है, एक ब्लॉकेज लग जाता है इंसान को, मुझे वही लगा हुआ है। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं इस पर, क्योंकि ये मेरा शौक है और ये मैं कर सकती हूँ, और शौक आपसे सब कुछ करवा लेता है। सिर्फ शौक आप बात कर रही हैं, सिर्फ इनकी वजह से नहीं? नहीं, इनकी वजह से नहीं, ये मेरे अंदर है, याद रखिएगा। ठीक है। नहीं, मैं सिर्फ राइटिंग स्किल्स की बात कर रही हूँ। तो वो मैंने सोच के रखा हुआ है कि मैं उसको स्टार्ट करूँगी। लेकिन जहाँ तक बात है इनकी फील्ड से मुझे कोई प्रॉब्लम हुई या नहीं हुई, उसकी रीज़न ये थी कि जब मैंने देखा कि मेरे होने वाले बल्कि ये मेरे एंगेजमेंट हमारी हो गई थी, तो देखा कि ये काम कर रहे हैं, तो तब मेरे में इंटरेस्ट पैदा हुआ कि हाँ, ये क्या चीज़ है। तो जब मुझे ये बना के वो सेंड करते थे कि ये मैंने ये किया या वो किया या हम ये काम कर रहे हैं, तो उस वक्त मेरा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया कि ये तो मैं भी कर सकती हूँ, इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो फिर मैंने घर बैठ के लेक्चर्स लेना उस पर स्टार्ट कर दिए। इन्होंने मुझे गाइड किया कि आप फ़लाँ लेक्चर्स यूट्यूब से ये लेक्चर्स जो है ना वो लें। तो मैंने वो लेना स्टार्ट किया और साथ-साथ मैंने घर पे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। तो ये जो काम है इनकी ही बदौलत मैंने शादी से पहले घर में स्टार्ट कर दिया था। जब शादी हुई तो थोड़ा बहुत समझ लें कि कोई 10-20% जो है वो मैं सीख चुकी थी। तो अब इनके साथ ऑब्वियसली जाती हूँ क्योंकि मेरा अपना भी शौक है कि मैं बिज़नेस करूँ। ये मैंने इनको स्टार्टिंग में बताया था कि
बिजनेस वुमेन बनने का मुझे बहुत शौक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे बनूं, मेरे पास स्टार्ट कहाँ से लिया जाए, तो स्टार्ट मुश्किल जी बहुत ज़्यादा। तो मुझे गाइडलाइंस नहीं थी उसकी, वो मुझे मेरे हस्बैंड उस हवाले से सपोर्ट भी करते हैं, गाइड भी करते हैं। तो समय ने भी आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह मेरा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया, और अब मैं इनके साथ करती हूँ तो वो मुझे अपनी जिम्मेदारी लगती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि ये मेरा ही काम है और मैंने ही करना है। ठीक है। माशाल्लाह, नौजवानों देख लें कि कपल्स मिलकर ऐसी प्लानिंग्स भी करते हैं जिसके बाद वो अपने फ्यूचर को सिक्योर भी कर लेते हैं और अपने आप को अच्छा शहरी भी बनाते हैं, इंसान भी बनाते हैं। तो इस हवाले से मैं आपकी जानिब आता हूँ, इस हवाले से नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? जो अब तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया भी चल रहा है कि अपॉइंटेड एज शहरी तक जगाने वाला कमांडर, और शहरी तक जो है वो सिर्फ और सिर्फ बातें चल रही हैं। मुझे एक शेर याद आ रहा है, इश्क की इबादत करते लोग जागे रोज़ अजानों तक, ये मुबशिर सईद साहब का शेर है। तो वक्त ज़ाया कर रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा। कोई क्वालिटी कोई क्वांटिटी इसके ऊपर जो है वो काम नहीं चल रहा। आपने खाना खा लिया, आप सो गए, आपने रो लिया, आप क्यों रो रहे हैं, आप क्यों परेशान हैं, मुझसे शेयर करें, लेकिन प्रोडक्टिव चीज़ की जानिब नहीं आया जा रहा। इस हवाले से क्या कहेंगे आप दोनों में से? देखें, मैं तो इस हवाले से ना बड़ा तलख बोल जाता हूँ। जरूर बोलें। उसकी वजह बेसिक जो है ना वो ये कि एक तो सबसे पहले जो है ना, जो हमारे नौजवानों को जो है एक वायरस जो लगा हुआ है ना, वो तो है, वो अक्सर आपने गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ होगा ना, मैं अक्सर ये बात करता हूँ, माई डैड इज माई ATM। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ATM मशीन का है। सही। तो देखें, हम माँ बाप जो होता है ना, वो अपने बच्चों से, कोई भी ऐसा माँ बाप नहीं है जो अपने बच्चों से प्यार ना करता हो या उनको सपोर्ट ना करता हो, ठीक है, फाइनेंशियली, मॉरली, हर हवाले से करता है। लेकिन हम उस चीज़ के ना, मतलब कि वो कुछ ज़्यादा ही हमें एडिक्शन हो जाती है। कंफर्ट जोन में चले, ठीक है, कंफर्ट जोन, वही बोला अपने कंफर्ट जोन की बात की ना, तो हम कहते हैं कि यार मैंने कुछ नहीं करना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक यहाँ पे है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इंस्पायर हो जाते हैं, अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ते। अब उस बंदे की इंस्पिरेशन तो हम ले लेते हैं कि यार क्या बात है यार, कहाँ पहुंचा हुआ यार, क्या गाड़ी है यार, क्या लाइफ। चलो भाई, उसके पीछे उसकी रिहर्सल कितनी है, प्रैक्टिस कितनी है, मेहनत कितनी है, रियाजत कितनी है, वो कोई बंदा नहीं देखता। ठीक है, वो आपके अंदर उतनी एबिलिटी नहीं होती आप उस चीज को करें। सही है। ठीक है ना, आप अगर करते हैं तो वही बात है कि हम एक चीज और कि हम उसमें रिजल्ट्स ऑन द स्पॉट चाहते हैं। तो जब आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते, फेलियर्स मिलते हैं, एक दफा, दो दफा, तीसरी दफा, तो हम साइड पे बस। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, हम गिर कर उठते नहीं है। ठीक है, और बस गिरते हैं तो फिर सो जाते हैं। सही। तो ये हमारे ना, मतलब मैं अगर मेरे टीम में भी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं चले जाते हैं, ठीक है, तो फील होता है ये चीज। और पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी तक भी यही है। जितने आप फेसबुक देख ले भाई, रील्स आप देख लेना, फेसबुक अगर आप रील्स देखेंगे तो मेरे ख्याल में 60% आपको ऑनलाइन अर्निंग के लोग मेथड बता रहे हो। ऐसे ही है जनाब, वीडियो एडिटिंग ऐसे होती है, फोटो शूट ऐसे होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग ऐसे होती है, ये होता है, वो होता है। अब हम लोग सीखें या ना सीखें भाई, वो कमा रहे हैं। अब देखें, उधर से भी आपको लोग सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर पिछले को 2 साल के अंदर इतने ट्रेनिंग सेंटर बन गए, आपकी सोच हो सकती है। स्किलफुल पाकिस्तान, स्किलफुल, ये यूनिवर्सिटीज की मजबूरी बन गई है कि भाई वो आज मुझे बता दें पाकिस्तान की कौन सी यूनिवर्सिटी है जो एकेडमिक के साथ साथ स्किल्स के ऊपर काम नहीं कर रही। हर यूनिवर्सिटी कर रही है। इंटरमीडिएट प्रोग्राम्स हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर, मतलब कि FSC है, ICS है, हम ये समझते थे। अब आप देखेंगे उनके साथ स्लोगन्स लगना शुरू हो गए अर्निंग के, इंटरमीडिएट लेवल तक। भाई मजबूरी है, बिक रहा है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि वो डिलीवर कोई नहीं करता। ठीक है, डिलीवर कोई नहीं करता, ना आज का उस्ताद करता है, ना आज का शागिर्द डिलीवर वो चाहता ही नहीं है। वो कहता है यार बस, मतलब कोर्स लूँ, सर्टिफिकेशन हो और कहीं ना कहीं लग जाऊं। ठीक है, आप जब काम वहां पे करते हैं तो स्किल वाला जो बंदा होता है ना भाई, वो उसको डिलीवर करना पड़ता है। बेशक आप जॉब कर रहे हैं, बेशक आपकी अपनी कंपनी है, बेशक आप फ्रीलांसर है, जो मर्जी है, आप डिलीवर नहीं करेंगे तो आप फेल है। ठीक है ना, वैसे जॉब में चल जाता है। मतलब मैं अगर जॉब कर रहा हूँ एज अकाउंटेंट की, तो यार डेली के मैंने जर्नल लेजर ही बनाने, एक ही एंट्री है ना भाई, डेबिट क्रेडिट करना, और मैंने जर्नल लेजर बनाने हैं, डेट सेट। अगर मैंने टैक्स रिटर्न बनानी तो मुझे पता है मैंने टैक्स रिटर्न बनानी, सिंपल इज डैट। वैल्यू एडिशन नहीं, कोई नई चीज आती,
टेक्नोलॉजी के अंदर ये चीज़ नहीं है भाई। आप रात सोते हैं, सुबह बहुत सारी चीज़ें आपकी क्रेडिट होती हैं, आपको मिलती हैं, ठीक है। तो आप अपने आप को अप टू डेट नहीं रखते तो फिर फेल। तो इसके अंदर आपको भाई अपने आप को जो है ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको सीखना पड़ता है चीज़ों। आप सीखेंगे तो मार्केट में चलेंगे। अप टू डेट होने ना होने की वजह से ही जिन लोगों के पास डिग्रीज हैं वो अभी तक जॉब्स नहीं हासिल कर पाए। अंदर कुछ नहीं है। मेरी नज़र में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके 75-85% नंबर हैं और वो ऐसी ऐसी जॉब्स कर रहे हैं कि आप हैरान होंगे यार ये तो इतना लायक बंदा है, इसको जॉब क्यों नहीं मिली अभी तक। रिश्वत नहीं है, सिफारिश नहीं है, बस ये बात भी है। बात वही आ गई ना यार, देखिए आप काम के बंदों, जिस बंदे को काम आता है ना भाई, उसकी आज भी वैल्यू है। सही है। स्कोप डिग्री में नहीं है, स्कोप स्किल में नहीं है, स्कोप आपके अंदर है। यस, बहुत सिंपल सी बात है। आप FA कर लें, BA कर लें, ग्राफिक डिजाइनिंग कर लें, सोशल मीडिया सीख लें, डिजिटल मार्केटिंग सीख लें, वेब डेवलपमेंट सीख लें, E-कॉमर्स सीख लें, जो मर्जी सीख लें, स्कोप आपके अंदर है। सिंपल और सादा सी बात है। हम एवं मार्केट में देखते हैं हाइप बनी, उधर का वो सीख लिया, वो सीख लिया, वो सीख लिया, आता आपको कुछ भी नहीं होता। एक चीज का एक्सपर्ट बनना पड़ता है, ये भी मुझे बड़ा देर के बाद समझ आई है, ठीक है ना। मतलब जो है मुझे चीजें बहुत सारी आती हैं, लेकिन आप सारी चीजों को एक बंदा कैरी ऑन नहीं कर सकता, आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर वही बात है कि डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, R&D बहुत ज्यादा है। आपको अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ता है। अगर आप 4 डोमेन्स में आपके पास 4 स्किल सेट्स हैं, तो आप उन सबको किस तरह से अपग्रेड रख सकते हैं। आप इंसान है ना, तो मुश्किल हो जाता है। तो सबसे बड़ा इशू जो है, वो आपके सवाल की तरफ आता हूँ, वो यही है कि ये हमारे नौजवान अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ते, सर्टिफिकेशन के पीछे भागने, काम को नहीं सीखते। सीखने के लिए आपको इदारों में जाने की जरूरत भी नहीं है, ऑनलाइन इतना कुछ पढ़ा अगर आपने करना है तो। इसमें चलता सिर्फ एक काम है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है ना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ये गेम है सारी, इसके अलावा और कोई नहीं है। बाकी ना आज का उस्ताद सिखाता है भाई हुनर, साफ सी बात है, सीधी सी बात है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं और बताता हूँ आपको, वो ये है कि हमारे जो सीखने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनके अंदर एक बड़ा प्रॉब्लम है। मिसाल के तौर पे आपने मुझे कुछ सिखाया और अभी उसमें बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, सही है, और मैं जनाब अली अपनी एजेंसी बनाता हूँ, अपना बिजनेस बना लेता हूँ। हमारे कौन सा पैसे लगते हैं, बिजनेस बनाते हैं हम लोग अपना, और हम क्या करते हैं, वो शॉर्टकट की तरफ आ जाते हैं। सही। पूरे तैयार नहीं हुए होते। पहले दौर में एक होता था, अब भी कुछ हमारे अगर कल्चरल की बात करता हूँ, तो अगर कोई मोटरसाइकिल मैकेनिक है ना, बच्चा सीख रहा है वहां से, कोई दर्जी का काम सीख रहा है, कोई हार्डवेयर का काम सीख रहा है, तो वहां पे आज भी ये कॉन्सेप्ट है कि उस्ताद, जब वो बच्चा तैयार हो जाता है, तो वो अपने उस्ताद से पहले इजाजत लेता है कि सर अब मैं उस्ताद जी, मैं हूं नवा, अपना काम करना हूं, मैनू सपोर्ट करो, तो मैनू अड्डा ला के दो, ठीया ला के दो, सेटअप बना के दे, मतलब ठीक है। अब वो उस्ताद उसको सपोर्ट करता है, ठीक है, उसकी कंसेंट होती है, उसकी बेस्ट विशेस होती हैं, उसका एक एक्सपीरियंस है ना जी। तो वो उस अपने शागिर्द को प्रॉपरली ऑन करता है और ताहयात ऑन करता है, ताकि वो बच्चा कभी भी फंसे तो उस्ताद के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हो। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मेरे सामने मेरे अब्बू हैं। मेरे अब्बू मैकेनिक थे, अभी भी हैं, भी कर लेते हैं। तो अभी खैर तो भाई संभालते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे कई वाकयात और ऐसी चीज़ें शेयर करते रहते थे हमसे कि ऐसे मेरा शागिर्द था, उसने ये किया। या आज तक भी, आज के दिन की भी अगर मैं बात करूँ, उनका कोई अगर स्टूडेंट पीछे से कॉल करता है कि ये मसला है, या मेरी यहाँ पे शॉप है, या मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मेरे वो फौरन हाजिर हो जाते। सही। उसकी वजह ये है कि उसने काम सीखा, वही है कि उसने उस्ताद की इज्जत की है, तो उस्ताद भी अभी तक उसके साथ है। लेकिन आजकल के अगर स्टूडेंट्स की बात करें, बच्चों की बात करें, तो मैंने ये बहुत चीज देखी कि वो उस्ताद को काट सकते हैं। अभी वो पूरा स्किल सीखते नहीं है और अपना अलग से काम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एट द एंड उस्ताद की इज्जत करने वाला कहाँ जा सकता है। बिल्कुल, कामयाब सिर्फ उस्ताद की इज्जत में नहीं है। बिल्कुल, बस ये प्रॉब्लम है हमारा। हम चाहते हैं कि यार शॉर्टकट, उस्ताद को देखते हैं या सेटअप को देखते हैं, यार क्या सेटअप बनाया हुआ है इन्होंने, और बड़ी अच्छी अर्निंग आ रही है, इतना मैं काम करता हूँ, ये हो गया, वो हो गया, तो मैं भी कर लूंगा, ये कौन सा मसला है। और मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं ऐसे, कुछ नहीं कर सकते वो। यार देखें, अगर आपके पास स्किल है ना, तो मुझे क्या लगे आपके पास स्किल है, मिसाल के तौर पे अब होता यह है कि मेरे पास स्किल है,
इस बंदी के पास निगोशिएशन स्किल है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है, एक बंदा है उसके पास सेल्स एंड मार्केटिंग की स्किल्स है, डील करने की स्किल है। अब ये सारी चीजें मिलके एक डिपार्टमेंट बनता है। अब मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ फॉर एग्जांपल, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग आती है लेकिन मुझे क्लाइंट से डील करना नहीं आता, मुझे क्लाइंट हंट करना नहीं आता, ठीक है, मुझे प्रपोजल बनाना नहीं आता, मुझे उनसे निगोशिएट नहीं करना आता, तो मेरी ग्राफिक डिजाइनिंग तो गई ना। प्रॉब्लम ये होता है, अब बच्चे क्या करते हैं, अगर मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ या मैं वीडियो एडिटर हूँ या सोशल मीडिया एक्सपर्ट बन गया हूँ, तो वो अपना जब क्लाइंट के साथ डील करते हैं तो ऑब्वियसली पोर्टफोलियो उस तरह का नहीं होता, डील करना नहीं आ रहा होता, बिजनेस लेना नहीं आ रहा होता, तो वहां पे फेलियर स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए मेरी सजेशन ये होगी कि यार आप लोगों को अगर स्किल आता है ना, ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, कोई भी आपको टेक्निकल स्किल आता है आपको, तो आपको चाहिए कि आप उसका पूरा प्रोसेस, उसकी प्लेसमेंट तक जाए कि यार मुझे स्किल आता है, मैं उसको बेचना कैसे है, मुझे बेचनी भी आनी चाहिए, मुझे फीडबैक भी लेना आना चाहिए, मुझे कस्टमर के साथ रिलेशनशिप कैसा बनाना है, कैसा ताल्लुक लेके चलना है वो भी आना चाहिए, मुझे उनके साथ डील कैसे करना है ये भी आना चाहिए। तो आप जब अकेले निकलते हैं इसलिए तो आपको पूरा डिपार्टमेंट संभालना पड़ता है। समटाइम मुझे आज भी करना पड़ जाता है कि मैं खुद ही रिकवरी कर रहा होता हूँ, खुद ही प्रपोजल बना रहा होता हूँ बैकएंड पे, तो नंबर्स के ऊपर बस चैट यही हो रही है कि जनाब आज मैं साजिद बन के बात कर रहा हूँ, कल मैंने जनाब अली फहद बन के बात करनी है कि जी मैं सेल्स एंड मार्केटिंग से फहद बात कर रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट दिन मैंने जनाब अली कह देना मैं हाफिज़ अदीला बात कर रही हूँ, प्लीज आपकी पेमेंट नहीं है। तो ये चीजें आपको करनी पड़ती हैं। जब आप वन मैन शो बनते हैं और लोगों को बताते हैं कि जनाब सारा कुछ है, तो फिर एक टाइम के बाद आपके लिए इश्यूज बनते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे नौजवानों के अंदर ये प्रॉब्लम है, हुनर है तो अपने को कहते हैं यार मेरे को हुनर है, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि आपको इस चीज को अप्लाई करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली इसके ऊपर काम करें, इसके ऊपर रिजल्ट्स निकालें, छोटे छोटे स्टेप्स लें और इंशाल्लाह आपको जो है वो रिजल्ट्स मिलते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन रिजल्ट्स मिलते हैं। नहीं बाता हूँ, आप बताइए कि नाजुक रिश्ते भी होते हैं लेकिन यही नाजुक रिश्ता जब अंडरस्टैंडिंग की जानिब आता है तो बड़ा मजबूत बन जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी ज़िंदगी जो है वो अप्स एंड डाउन्स की नज़र हो जाती है, खट्टा मीठा भी जो है वो स्वाद आता है। तो आपकी कभी लड़ाई हुई इनसे? हमारी सुलह बहुत कम होती है रहती है। वाह, अच्छा ऐसी सुलह, सुभान अल्लाह, ऐसी लड़ाई, सुभान अल्लाह। आप लड़ाई की बात करें, आप ये कहें कि आपकी सुलह कितनी देर रहती है? जी क्या पैगाम दे रहे हैं ये देख ले, यही तो जिंदगी है भाई, ये ऐसी जिंदगी गुजारनी चाहिए यार। ये लोग जो कहते हैं ना हमारे हम दोनों मियाँ बीवी की लड़ाई नहीं होती, ये नहीं होता है, बातें ऐसे हाँ होनी चाहिए, होनी चाहिए, नहीं होनी भी चाहिए लेकिन इतनी ज्यादा हैवी वाली नहीं होनी चाहिए। हाँ ये एक थोड़ा बहुत उसको तंग कर लेना, क्या उसको कहते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जिसे रोटियां गूंथते हैं, बेलना, वो वाली लड़ाई नहीं हुई, ठीक है। नहीं वो कभी ये हो गया कि मैं देती हूँ, मैं नाराज हो गई हूँ, मैं नाराज हो गया हूँ, मैं आज खाना नहीं दूंगी, हाँ बस इस तरह की चीजें चल जाती हैं, वो थोड़ा अच्छा रहता है। लेकिन ये है कि लेकिन यार जब आपकी शादी होती है ना तो एक प्रोसेस होता है ये भी, तो आपको थोड़ा एक दूसरे को समझने में, बेशक आपकी जितनी मर्जी अंडरस्टैंडिंग है, आपको टाइम लगता है, बहुत सारी चीजों पे आपकी सुई अड़ जाती है, ठीक है, नजरियाती इश्यूज होते हैं, आप जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू आपका और होता है, बीवी का और होता है, तो उन चीज़ों को समझने में टाइम लगता है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ये नहीं होता कि जनाब टोटली है परफेक्शन जा रही, ऐसा नहीं होता, बातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके अंदर उनको कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, मुझे होता है, वही कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर फिर बहस होती है, फिर थोड़ा बहुत लड़ाई वगैरह हो जाती है, हल्की फुल्की, फिर सुलह हो जाती है। अल्लाह पाक आपका रिश्ता सलामत रखे, और ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ जो है उसे दरगुजर करते रहते हैं आप दोनों ही। तो एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है, इसको ऐड करते हैं। तो ज़्यादातर वैसे ये लव मैरिजेस में देखा जाता है कि जो तलाक की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ज़्यादातर ये देखा जाता है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि मैं खुद भी कानून का तालिब इल्म हूँ, वाले साहब भी हैं, और हमारे पास भी ऐसे केसेस बहुत आते हैं। आप बिलीव करेंगे 99% जो केसेस है ना वो तलाक के होते हैं, और 99% जो है वो लव मैरिजेस के होते हैं। ऐसी क्या वजूहात आ गई? आपने तो कहा ना हल्की फुल्की जो लड़ाई हो गई, आप उस नहज पर जाने ही नहीं देते। तो ऐसी क्या छोटी, अच्छा वजूहात भी बहुत छोटी छोटी, मैं तो अब गिनवाने हैं तो रात हो जाएगी, तो छोटी छोटी वजूहात हैं। इस हवाले से आप दोनों क्या कहेंगे? देखिए अगर आपने साथ चलना है ना
अगर आपने सोचा हुआ है कि मैंने इस बंदे के साथ चलना है, तो फिर आपको जो चीजें हर्ट कर रही हैं ना, आप उन पे चुप हो जाते हैं। सही। कुछ वक्त के लिए हो सकता है कि आज जो चीज आपके शोहर को समझ नहीं आ रही, वो कल को वही चीज हम आप लोग आपस में मिलके कर रहे हो, वही चीज डिस्कस कर रहे हो कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, या वो कर रहे हों। लेकिन हम क्या करते हैं, एक चीज पे अड़ जाते हैं, अना का मसला बना लेते हैं, बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, चीजों को इग्नोर नहीं करना, उसको बहस इतनी ज्यादा बढ़ा देनी है एक चीज को। और सबसे बड़ी बात कि जो लड़कियां हैं ना, मैं खुद भी एक लड़की हूँ, लेकिन मैं ये समझती हूँ ये बड़ी गलत बात है कि लड़कियां अपने घर की बात, अपने ससुराल की बात, अपने शोहर की बात, मैं हिम्मत ना कर सकता ये बात करने की, अपने घर में बताती हैं, अपनी वालदा को बताती हैं, अपने बहन को बताती हैं, भाइयों को बताती हैं। आप बताएं, आप एक बंदे के पास आई हैं, आप साइन करके आई हैं ना, 3 दफा कबूल है बोल के आई हैं, तो आपका ज़मीर कैसे गवारा कर लेता है कि आप जिसको अल्लाह ताला ने लिबास कहा है, उसकी बातें जाके अपने मेके में बताती है। तो ये बड़ी गलत बात है। इन चीजों की वजह से बहुत ज्यादा लड़ाइयां बनती हैं। फैमिली अना का मसला बहुत ज्यादा बना लेते हैं कि अच्छा इसने अब ये किया है तो फिर ये तो होगा, मैं तो यूं करूंगा। वो कहती है अभी मैं तो नहीं पीछे हटूंगी। तो आ जाके बर्बाद अगर बच्चे हैं तो वो हो जाते हैं, वो तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसमें एक चीज और भी बड़ी देखने में मिला, मैरिज की हमने बात की ना, इसमें एक्सपेक्टेशन वाला एलिमेंट बड़ा फैक्टर, बहुत फैक्टर होता है। एग्जैक्टली। जब आपकी जो है वो एक लव मैरिज होती है तो आप सारी सी बात अपनी मोहब्बत को पाने के लिए आप उससे बड़े बड़े वादे करते हैं, पहले कुछ और होता है, बस ये चीजें होती है। आप बड़े बड़े वादे करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कमिटमेंट करते हैं, वो आसमान से तारों वाली बात तो आपको पता ही होंगी ना। तो ये सारी बातें वहां पे तब होती हैं, और उस प्रोसेस से गुजर के जब आप, सारी सी बात है, आपकी शादी हो जाती है और आप जब आपने एक ही छत तले रहना होता है ना, तो आपकी ज़िंदगी में ना बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आपने शादी के बाद करनी होती हैं, बहुत सारी डिस्कशंस ऐसी होती हैं। और उसमें लव मैरिज के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें आर्टिफिशियल बहुत होती हैं। मैं सबकी बात नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है। वो एक्सपेक्टेशन वाली बात है ना, तो आर्टिफिशियली आप बहुत सारी चीज़ों को प्लान करते हैं, ठीक है ना, कि आप यार वो बंदा आपकी तरफ कन्विंस हो, या पेरेंट्स नहीं मान रहे तो आप उसको कन्विंस करते हैं, तो वो फिर कन्विंस पेरेंट्स को करती है। तो इस तरह की बहुत सारी वजूहात बनती है। तो ये सारी वजूहात जब बनती है तो तब सिनेरियो कुछ और होता है, और जब शादी होती है तब पिक्चर कुछ और होती है, ठीक है। तो वो बिहाइंड द सीन वाली स्टोरी है, समझ लें कि आपको जो सामने एक पिक्चर नजर आ रही होती है वो कुछ और होता है और बीटीएस कुछ और होता है। तो एक टाइम के बाद जो है ना, वो फिर जो चीज़ें एक्सपोज होती हैं तो फिर प्रॉब्लम्स आते हैं। तो फिर उन प्रॉब्लम्स को जो है वो वही बात, गुस्सा, जिद आ जाती है, तो उसको जब बढ़ावा दिया जाता है तो गुस्सा ही सारा कमाल है। कभी हमने ये तो नहीं सुना ना कि किसी बंदे ने, किसी मर्द ने अपनी बीवी को खुशी से तलाक दी, आज तुमने सालन बड़ा जबरदस्त बनाया, जाओ मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, ठीक है, आज तुमने कपड़े बड़े प्यारे पहने हुए, जाए मैं आपको तलाक देता हूँ। ऐसा नहीं होता, जमीन काम जाती है, गुस्से में ही होता है ना। आप अनापरस्ती में, आप गुस्से में आके, आप गुस्से में अपने दिमाग को जो है ना वो कंट्रोल में नहीं रखते, अपने हिसाब को कंट्रोल में नहीं रख सकते, और आप अपना रिश्ता एक विद इन सेकेंड आप अपना रिश्ता खराब कर बैठते, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, और इतनी ज़्यादा तवक्कुआत अपने पार्टनर से आपको नहीं होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन मतलब क्या है, आप एक दूसरे के साथ, मतलब जो आप नहीं कर सकते आप अगले बंदे से एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, ऐसा ही होता है ना। आपकी एक्सपेक्टेशंस पे कभी कोई पानी फिरा? नहीं, या आपकी शादी के बाद मुझे याद ही नहीं है। कर रही थी शादी के बाद तो ये होगा, लेकिन ये तो ऐसे नहीं निकले। नहीं देखें, अगर मैं एक्सपेक्ट कर भी रही थी ना, और वो चीज नहीं भी हुई, तो मैंने उस चीज को अपने जहन से निकाला है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं, मैं वो उसको नहीं बताना चाहती। जी। जानते हैं ये खुद भी उस चीज को, कहते हैं कि हाँ ये यहाँ पर इसने बहुत जो है ना अपने आप को रिलैक्स रखा है। लेकिन अगर मैं उसको कहूँ जी आपने तो मुझे यूं कहा था, क्यों नहीं हुआ, फौरन बाद शादी के क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए, तो ऑब्वियसली मेरा रिश्ता खराब होगा। मैं क्यों खराब करूँ एक ऐसे बंदे के साथ जो मुझे वैसा मिला कि जैसा मैं चाहती थी। मुझे याद है, इसी से मुझे एक बात याद आ गई
मैं ना मस्जिद नबवी में बैठी हुई थी, तो मेरी कज़न का फ़ोन आया मुझे। मेरी कज़न भी साथ गई हुई थी, तो उनको रिसेंटली डाइवोर्स हुई थी, और मेरे भी कुछ पीछे मामलात ऐसे थे कि ना हम दोनों डिस्टर्ब थे काफ़ी। तो उनका फ़ोन आया तो मुझे कहने लगी, मैं ना बड़ा हंसा करती थी जब कोई इस तरह की बात होती थी। मुझे कहती हैं, यहाँ पे बैठी हो ना, तो यहाँ पे दुआ करो कि अल्लाह ताला तुम्हें ना, तुम दोनों के लिए बड़े अच्छे रिश्ते मुंतखब करें, बहुत अच्छा इंसान मुंतखब करें। तो उन्होंने कहा ठीक है। जो मेरी साथ कज़न बैठी थी, उनकी वो बड़ी बहन थी जिनका फ़ोन था। तो जब मेरी तरफ आई, मुझे ये बात कही, तो मैंने उनसे कहा कि मैं हंसने लगी। मैंने कहा, बाजी मुझे शर्म आती है, मुझे अल्लाह से ये बात करते हुए शर्म आती है कि मुझे एक अच्छा इंसान देना, या मतलब मैं ये कहूँ कि मेरी शादी होनी है तो मुझे ऐसा इंसान दें, वैसा इंसान दें। मुझे बड़ी शर्म आती है, मैं दुआ नहीं करती। उसकी रीज़न ये थी कि मुझे दुआ के बगैर इतना यकीन था कि मुझे पता है कि अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में ऐसा इंसान लिखना है ना, कि वही बेहतर है जो उसने लिखा होगा। ठीक है, वो जो यकीन था ना, वो ये यकीन ये है। मैं हमेशा अपनी दोस्तों को किसी भी बात पे हमेशा ये कहती हूँ कि वो कहती हैं जी हमें यकीन है, हमें यकीन है, हमें यकीन है अल्लाह पे, लेकिन वो यकीन नहीं होता। वो फिर भी मायूस और इस तरह की चीज़ें कर रही होते हैं कि आपको दुःख होता है फिर सुन के कि यार ये यकीन इसे तो नहीं कहते, वो यकीन का मज़ाक बनाना मेरे ख़्याल से होता है। तो मैं हमेशा जब भी दुआ करती थी ना अल्लाह ताला से, तो मैं यही कहती थी। उसके बाद मैं उसके उम्रे के तकरीबन 2 साल बाद मैंने दुआ करनी शुरू की थी, और मेरे ख़्याल से बहुत कम अरसे के लिए की थी, कुछ दिनों के लिए, कि मुझे ऐसा इंसान देना जो मुझे आपकी राह पे चलाए, या हम दोनों एक दूसरे को आपकी राह पे चलाएं, कि मैं गलत हूँ तो वो कहे ये चीज़ ऐसे नहीं है, ऐसे करनी है, वो गलत हो तो मैं कहूँ। तो ये मैंने बहुत कम अरसे के लिए दुआ की, लेकिन मैंने कभी दुआ नहीं की, मेरा यकीन था। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अब जब भी वो चीज़ याद करती हूँ ना, तो मैं जब भी इनकी तरफ देखती हूँ ना, मैं दिल में अल्हम्दुलिल्लाह बोल रही होती हूँ। जब से मेरी एंगेजमेंट हुई है तब से, कि मुझे ऐसा इंसान मिला है कि शायद मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा हो भी सकता है। तो यकीन रखने वालों के लिए ही मोजज़े होते हैं, यकीन रखने वालों को ही फल मिलता है। अगर आप ये कहें कि जी हमारे साथ ये हो गया, रोना-पीटना डाल दें, और फिर जी हम सब्र कर रहे हैं, हमें ये मिले, तो ऐसा नहीं होता। आपको सब्र करना पड़ता है, यकीन करना पड़ता है, रखना पड़ता है, और यकीन कामिल जो है ना, वो हर चीज़ दे देता है आपको। माशाल्लाह, वाह 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 वाह। आप कभी एक्सपेक्ट करते थे कि मुझे इस जैसी वाइफ मिलेगी? जिस तरह ये को नेकी कहाँ है ये यार। वाह कितना मशहूर है। हाँ, ये हकीकत है। मैं हमेशा कहता हूँ इसको, बल्कि मैं मुझसे कोई बंदा पूछे तो मैं यही कहता हूँ। मेरी माँ मुझे कहती है कि तू नेकी की थी, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। माओ की एक बड़ी प्यारी जुबान में कहते हैं ना, अच्छी बीवी जो बहू है, नू जेड़ी साडी वो गाय है, गाय हैगी है। ठीक है, गाय मतलब अच्छी, अच्छा, वो एक मतलब देसी जुबान में हम कहते हैं। अच्छा, बड़ी शरीफ जानवर होता है ना गाय, अच्छा। इसलिए बड़ा बेबा सा, नन्हा मुन्ना सा, इसलिए वो फिर एग्जाम्पल कोट कर। ठीक है ना। तो मेरा भी यार बस यही है कि इसमें अल्लाह का बड़ा शुक्र है, करम है। मैंने बस इसको हमेशा से यही एक बात, तो जब हमारा एक रिश्ते का प्रोसेस चला था, तो मैंने यही कहा कि यार एक्सपेक्टेशन वाली बात ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। मैं बड़ा खिलाफ हूँ इस चीज के। कोई भी रिश्ता ना यार तवक्को ना रखो, खत्म हो जाता है। बहुत बड़ी लेकिन समझने वाली बात। ठीक है ना। बहुत मतलब आप दोस्त, आपके दोस्त यार होंगे, आपको पता मेरे कोई क्लोज दोस्त नहीं है। ठीक है, क्योंकि शुक्र है मैं भाई हूँ, आप भी बोल पड़ी, मैं भी बोल पड़ा। मैं नहीं हूँ, नहीं आप तो हो, मतलब एक देखिए ना, मेल फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं। हाँ मेल की बात कर रहा हूँ। अब दूसरी फीमेल दोस्त बता मुझे कहते होते ना तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए हाँ, तो वो शेयरिंग, देखें आपकी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, दोस्त जिंदगी में आपके होने चाहिए, लेकिन क्या करें, मिले ही नहीं भाई। ठीक है, मिलते हैं तो वही बात आ जाती मुखलिसी है नहीं कि है। आप एक्सपेक्ट बहुत कुछ कर लेते हैं उससे, या फिर वो आपसे किसी न किसी वजह से दोस्ती कर रहे होते हैं, या फिर वो टाइम के बाद दोस्तियां बदल जाती हैं।
नए लोग आ जाते हैं, वैल्यू एडिशन आपको पता बड़ी जरूरी है, दोस्ती में वैल्यू एडिशन बड़ी होती है। तो इसी तरह से बहुत सारे रिलेशन आपके ऐसे होते हैं कि जिसमें आप एक दूसरे से बड़ी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और वो जब उस पर पूरा नहीं उतर रहा होता या उतर नहीं रही होती तो फिर आपके इश्यूज बनते हैं। तो इसलिए मैंने भाई पहले दिन से यही बात कही थी कि भाई मैं जो हूँ वही रहूंगा और मुझे ऐसे ही कबूल करना पड़ेगा। सिंपल सी बात। मतलब आप चीज़ों को इतना ज़्यादा अगर चीज़ों को बढ़ाएंगे, आर्टिफिशियली बहुत सारी चीज़ों को अगर करेंगे कि नहीं जी मैं ये हूँ, मेरा इतना बैंक बैलेंस, मेरा ये, मेरा वो, हम यहाँ पे जाएंगे, हम इधर जाएंगे, हम वो कर देंगे, शादी के बाद एंजॉय हो जाएगा, एंजॉय हो जाएगा, ये चीज़ें आपका माइंड बना रही होती है अगले बंदे का। वो अगला बंदा फिर जहन में ख्वाब बुनने लगता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें जनाब उसने ड्रीम सेट किए होते हैं, लेकिन आपको क्या पता हालात वक्त कैसा है, ठीक है। तो आपका क्योंकि रिश्ता ऐसा है यार, हम कोई दूसरे के साथ स्कैम तो करने नहीं आए, वही ना 10-20 दिन की गेम थोड़ी, ठीक है। आपको किसी जगह पे, या मैंने इसको इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा के, इससे अल्लाह माफ करे, कोई जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट करवाना, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है ना आपकी। ब्रेनस्टॉर्मिंग ही तो बेसिकली बंदे को देखे ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग कितनी पावरफुल चीज है कि आप किसी बंदे को अपने हिसाब से चला सकते हैं। आपका माइंड इतना ट्यून अप हो जाता है, इतना ट्यून कर दिया जाता है कि आप, मतलब मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ आपने वही करना है, आपको बाकी कुछ नहीं नजर आता। तो बेसिक यही चीज है ना कि आप जब उसको इतनी ज्यादा उसके माइंड में ये चीजें डालते जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम्स आते हैं। इसलिए आप अच्छे हैं या आप बुरे हैं, आपके अंदर सारी चीजें हैं, अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। तो हम बंदे को अच्छाइयों से तो कबूल कर लेते हैं, तो बुराइयों के साथ कबूल नहीं करते, पोर्शन बना देते हैं ना, 2 पार्ट्स ऑफ पूरे का पूरा कबूल करें, पूरे का पूरा कबूल कर। तो बस ये प्रॉब्लम है, जब आप किसी भी बंदे को पूरे का पूरा कबूल कर लेंगे और वो आपको पूरे का पूरा कबूल कर लेगा अच्छाई और बुराई के साथ, तो आपके मामला आसान हो जाए, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर है कि हर चीज सामने। तो ये चीजें होती हैं, रिश्ते आते हैं, देखते हैं लोग, हमारी सोसाइटी में ऐसा चलता है, अब सारी चीजें वो जो एक नुमाइशी चीजें दिखाई जाती हैं, रिश्ता करने का प्रोसेस ही सारा अजीब गरीब है आजकल हमारे। इसी वजह से भी आपने जो बात की कि यार ये रेशियो बढ़ती है। अच्छा, मजे की बात आपको बताती हूँ, ये रिश्ता देखने की उन्होंने बात की है। तो मेरे पहले रिश्ते भी आते थे, मतलब ऑब्वियसली वो देखना और कभी उनकी तरफ से कोई मसला आ जाना और कभी हमारी तरफ से हमने इनकार कर देना और कभी उधर से इनकार हो जाना, इस तरह चलता रहता है। तो जब हमारी बात चली रिश्ते की, तो मेरे घर वाले गए देखने के लिए, क्योंकि रिश्ता कोई इनके हम दोनों की म्यूचुअल फ्रेंड थे, फ्रेंड कह लें, कोलीग कह लें, कोलीग जो थे ना वो ज़िशान साहब से आगे भी उनकी बात की है। तो बेसिकली ये उन्होंने करवाया था। तो वो उनका मेरे अब्बू के साथ लिंक था, उन्होंने बताया जी मेरे पास रिश्ता है इस तरह ना, तो उन्होंने अब्बू जी को बताया, उन्होंने कहा ठीक है चलें देख लेते हैं। पहले अब्बू माने नहीं कि दूर है, फिर बाद में नहीं, हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। तो जब वो देखने गए, वापिस आ गए, और जब अब्बू ने फोन किया कि चलिए अब आप देखने के लिए आ जाए, तो उन्होंने कहा जी हम देखने नहीं आएंगे, हम मंगनी करने आएंगे। मतलब उन्होंने मुझे देखा नहीं था, ना मुझे इन्होंने देखा था, ना मुझे उन्होंने देखा था, और ये इन्होंने भी नहीं देखा नहीं, तस्वीर सुनी गई है क्योंकि हम जानते नहीं थे ना, घर वालों को गई थी। अच्छा, ऐसे तो नहीं होता, तस्वीर जरूर गई थी फिजिकली, जैसे लड़की को देखने आते हैं, लड़की चाय कैसे रखती है, बिस्किट कैसे प्रेजेंट करती है, चलती कैसे है, दांत पूरे हैं, कोई टूटा वो तो नहीं है, नाक टेढ़ी तो नहीं है, ये बड़े अजीब से हमने चार्ज एक पूरी शीट बनाई होती है, यस नो, देन उसके बाद हम नहीं, आप ये चीज क्लियर भी करें कि आप इसको एज ए वो बता रहे, ये नहीं कह रहे कि मेरे घर वालों ने इस तरह से नहीं, मैं माशरे की बात कर मैं भाई टॉन्ट कर रहा हूँ सोसाइटी को। नहीं, वो जब देखे ना, ज़िशान साहब ने इनको बताया कि भाई मेरे साथ मेरी कोलीग है, काम करती है, ये तो नहीं जानते थे, उन्होंने बताया कि वो ऐसी है, वैसे ये करती है, उन्होंने बताया कि अच्छा अच्छी लड़की है। तो उन्होंने जाहिर सी बात है देखा, तो मुझे नहीं, मतलब मेरे काम को, मेरी प्रोफाइल को भी आई थिंक विजिट किया था इन्होंने, और जिस तरह से ज़िशान साहब ने बताया कि मेरे साथ इतने साल से ये काम कर रही है तो इन्होंने कहा ठीक है भाई, ओके। तो जब घर बात की तो घर वालों ने कहा कि अगर तुम्हें पसंद है तो फिर बस हमने देख के क्या करना है, हम डायरेक्ट मंगनी करते हैं।
तो मुझे मेरे ससुराल वालों ने और इन्होंने जो लाइव देखा था वो मंगनी वाले दिन देखा था, जब वो लोग मंगनी करने आए थे। तो ये एक समझ ले कि जो बैरियर होता है कि नहीं जी पहले लड़की को देखना है, हमें पसंद आएगी तो फिर रिश्ता करेंगे, वो बैरियर भी थोड़ा है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव। हेड्स ऑफ यू एंड टू योर फैमिली, माशाल्लाह। मुझे नहीं मालूम कि आप इन सवालात को कैसे लेते हैं, उसके बाद सिचुएशन क्या रहती है पॉडकास्ट की। वैसे मैं जो हमारे साथ मौजूद हैं बैक कैमरा, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इन दोनों के पास अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसके साथ मामला हार्श हो सकते हैं तो वो उठा लें। तो मामला कुछ इस तरह से हैं। सवाल मैं साजिद भाई आपकी जानिब आता हूँ कि शादी के बाद, पहले मैं बात करना ही नहीं चाहता, वो तो छोड़ दे, जो हो गया, जो भी मामला गुजरते हैं इंसान के साथ जो भी हैं, तो खैर शादी के बाद आप पास बैठी हों, कोई दोशीज़ा पास से गुजर जाए तो आपने उसको छेड़ा हो और आपने देख लिया हो और आपका दिल जो है वो धक धक करने लग जाए, या धक धक नहीं किया उसको देख के आप बहुत तेज हैं, आपने क्या कुछ नहीं किया, इसलिए धक धक करे कि इन्होंने देख लिया है। नहीं, मैंने कभी छेड़ा ही नहीं, बड़ी मासूम। ऐसे नहीं। हाँ कभी छेड़ा नहीं, वैसे स्टूलियां करते रहते हैं। चटोलिया का मतलब भी बताएं आप। स्टूलियां का मतलब है वो मुझे खुद भी नहीं पता। नहीं, स्टूली का मतलब फिर कभी सही। ये सस्पेंस डाल रहे हैं ताकि लोग मैसेजेस मुझे करें कि वो शटूलियां का मतलब जानना है तो उनको दोबारा से बुलाया जाए। बहुत अच्छे, ठीक, मतलब आपने नहीं छेड़ा। ऐसा बंदा नहीं, वो शरीफ आदमी। कैमरे के आगे यार बीवी से पूछिए, मैं इनसे पूछूंगा। कैमरे के आगे तो नहीं। टोटल शरीफ, 100% प्योर शरीफ। देख लें अगर कोई जान गई और नीचे कमेंट आ गया कि नहीं मुझे बहुत नीचे से कमेंट आ गया कि साजिद ने मुझे छेड़ा था, ये ऐसे कैसे दावा कर सकता है। नहीं, मैं आपकी बात, मैं ज़्यादा मजाक नहीं करूंगा आपसे, मैं माइंड ना कर दें। खैर आप करें भी तो मेरे पास आप ही हैं, बचा लेंगे मुझे। मैं आपसे तो ये पूछ नहीं सकता आपने किसी, चले मैं ये पूछ लेता हूँ कि जेलस करने के लिए हमें किसी इशफाक, शफीक, मुस्तकीम, अनवर और अनवर तक खत्म करते हैं, तो किसी का नाम लिया हो। जेलस होंगे ये, मैं नाम लेती रहती हूँ। अच्छा, पोजेसिव करने के लिए। हाँ, पर ये होते नहीं है। नहीं होते, नहीं, अंदर अंदर से कभी हो भी जाते होंगे लेकिन कभी शो नहीं किया इन्होंने। क्या आपको पता चल जाता होगा मुझे बस वैसे ही? नहीं ऐसी नहीं, मतलब वही ट्रस्ट बिल्डिंग है ना यार। हाँ, जब आपका ट्रस्ट होता है तो इस तरह थोड़ी होता है। सही, ऐसा नहीं होता। लड़कियों से बात करते हुए भी ऑब्वियसली आपकी एक जॉब है। नहीं, लड़कियों से तो ऑब्वियसली बातें होती हैं, काम के हवाले से ही बातें होती हैं, बाकी प्यार मोहब्बत वाली बातें नहीं। आया हो कभी मैसेज? नहीं, इतना टाइम ही नहीं होता, अपनी बीवी से बातें करने को टाइम नहीं मिलता इतना यार। हाँ, ये देखे, ये इन्होंने सही बात की है। मतलब मैं इनसे कभी कह दूं ना कि हम उससे बातें नहीं करते तो मुझे कहेंगे सारा दिन ऑफिस में सारा दिन बातें होती हैं, अब देखिए ये बात गलत है ना। अब खुद बताएं कि हम प्रोफेशनल, उस टाइम पे एक प्रोफेशन हमारा है जो हम काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल बिहेवियर होता है हमारा, ये काम करना है वो काम करना है, जो लड़ाई होती है, गुस्सा होता है, जो भी होता है, वो तो एक ऑफिस की चीज है ना। जब आप घर आते हैं तो ऑब्वियसली बीवी को थोड़ा टाइम देना चाहिए। कोई बातें चाहते कि प्यार मोहब्बत की बातें होती है, कोई जब प्यार मोहब्बत की ना भी हो वैसे ही कोई डिस्कशन होती है। लेकिन जब बतानी है ये वो मामला, हाँ ये भी बोल सकता है, लेकिन तो वैसे भी कोई मतलब वो तो वैसे कोई डिस्कस हो जाए, चाहे ऑफिस की कोई डिस्कशन हो जाए, लेकिन ये है कि टाइम यार नहीं बनता ना, इतना ज्यादा टाइम नहीं बनता, तो ये वजह है। टाइम बन जाता है लेकिन आप मोबाइल को ज्यादा टाइम दे देते हैं, ठीक है। तो जब मैं इनसे कहती हूँ कि आप मेरे से बातें नहीं करते, कहते सारा दिन तो बातें करता रहता हूँ। तो अब सारा दिन मुझे बताएं कहाँ बात होती है। आप यानी कि जिसे कहते हैं ना एहसान करते हैं कि मैं तो करता हूँ, वो जिम्मेदारी तो फिर आपकी है, लेकिन आप तो एहसान जिता रहे हैं। चलें, कोशिश करूंगा। माशाल्लाह कितने ओबीडिएंट लग रहे हैं। तो नाराजगियां चलती हैं, जैसे कि आपने कहा कि लड़ाइयाँ होती हैं, तो लड़ाई एक अलग चीज़ है, वो बिल्कुल ही गुस्सा हो गया बंदा और तो मामला फिर सेटल होते हैं। लेकिन नाराज़गी के बाद एक मामला और होते हैं, तो नाराज़गी के बाद मनाता कौन है?
पहले? जिसने नाराज किया होता है वही मनाता है, यहाँ पे नहीं होता कि जो मर्जी हो जाए, जिसने नहीं नाराज भाई, किया वही मनाएगा। उसी को सुना है। कैसे मनाते हैं? मैं आप बताएं पहले। मैं तो यार वो 2 ही चीजें पकड़ी हैं फिलहाल, उससे काम चल जाता है। चॉकलेट ले जाता हूँ, वाह फूल ले गया, वाह वाह। सुलह हो जाती है इतने में ही। हालांकि मजे की बात बताऊं, एक दिन ना हम ऑफिस से निकले, हमारी लड़ाई हुई थी। माशाल्लाह। ये घर पे थी, मैं ऑफिस अकेला आया हुआ था, वापिस जा रहे हो तो ना मेरे ज़हन में था कि मैंने आज मनाना बीवी को, तो ना फूल लेके जाने। तो ये रमज़ान की बात है, तो हम जा रहे हो, मतलब मैं ऑफिस से घर जा रहा था तो मेरे ज़हन में चल रहा था फूल लेना यार, कुछ ना कुछ लेके जाऊंगा। तो मुझे ना वो अफ्तारी का थोड़ा सा पहले ही निकला, तो वो मेरे ख्याल मुताबिक मार्केट इतनी नहीं थी, वो रास्ते में 1-2 आते हैं स्टॉल, तो वहाँ पे एक जगह पे ना बंदा नहीं बैठा होता, मैं खड़ा रहा, टाइम हो रहा था अफ्तारी का, मैं निकल गया। तो थोड़ा सा मैं आगे गया ना, तो हमारे वो जिस से चौक बना हुआ है राउंड अबाउट, तो वहाँ पे ना फूल लगे हुए हैं सही है। इसके सूरजमुखी के ना, बड़े बेहतरीन फूल जनाब लगे हुए हैं। मेरे ज़हन में आइडिया आया, मैंने कहा यार मनाना भी है वरना काम खराब हो जाएगा। तो मैं उतरा जनाब, तो साथ मेरे एक लड़का बच्चा है, साथ काम करता है उधर ही, वो भी मेरे साथ था, तो उसको मैंने भेजा, मैंने कहा जाओ यार एक फूल तो तोड़ के ले आओ। सही। तो वो गया जनाब, वो राउंड अबाउट के ऊपर जो बना हुआ था, वो PHA का समय ले, हमने फूल तोड़ा जनाब, सरकारी फूल। तो वहां से एक फूल जनाब तोड़ के वो ले आया। अब मैंने कहा इसी से काम चलाते हैं, डर भी लगता है क्योंकि सुलह ना हुई तो फिर आपको पता ही है, बीवी से डर जरूर लगता चाहिए आपको भी, ये ज़हन में रखिएगा। जी है। तो मैं वो लिया जनाब फूल, और वहां पे रास्ते में जाते हुए चॉकलेट ली, सही। तो वो फूल दिया जब, तो मेरी बेगम परेशान दिया है नवा फूल की, तो लोग गुलाब देते हैं, ज्यादा गुलाब चलता है आपको पता ही है। तो मैंने कहा लेकिन यार, मैंने भी वो दिल से तो एक्सेप्ट फिर किया। मैंने जनाब उसके साथ कुछ अल्फाज का चलाव करके तो बहरहाल काम चला के सुलह कर ली थी। ठीक है, मैंने कहा यार गुलाब के फूल तो हर कोई देता है, आप देती हैं हम गुलाब को फूल? सूरजमुखी। आज तो हमारे लिए आप शाइनिंग स्टार, इसलिए आपको जो है ना सूरजमुखी का तो सुलह और हो वो गई। फूल मैंने संभाल के भी रखा हुआ है, इनकी दी हुई कोई चीज। तो इस तरह से मतलब ये है कि समटाइम आपको रिसोर्स एलोकेटर भी बनना पड़ता है, कि आपके पास जो वसाइल हैं आपने उसके अंदर रह के भी बीवियों को मनाना होता है। तो ये जो मामला होते हैं मनाने के, आपने मनाया जी कैसे मनाती हैं? देखा मुझे कुछ नहीं मिलता, याद नहीं आ रहा। नहीं मुझे याद आ रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे लेकिन बताऊं। मुझे मिलता कुछ नहीं नहीं है। मिलता कुछ नहीं, एक दफा मिला था इनको। मैं मतलब एक फ्लावर ही दिया था, गुलाब दिया नहीं था। वो मनाने के चक्कर में नहीं था, मनाने के चक्कर में भी था, आप नाराज भी थे। जी हाँ जी, फिर सुलह पहले हो गई थी, लेकिन फिर वो मैंने आधी रात को, जब मैंने कहा था कि आज हमारी मंगनी को सॉरी शादी को 4 महीने हो गए हैं, ये आपके लिए। हालांकि मुझे बहुत शर्म आ रही थी क्योंकि मैंने कभी दिया नहीं है, तो मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, तो मैं वो दिया मैंने। और ये इतने मतलब ठीक से बंदे हैं कि अच्छा ठीक है ऐसे रख ली बस। नाराज ही नहीं थे यार, रात के 3 बजे आप उठा के नहीं सारे बैठ उठा के नहीं, जाग रहे थे, अच्छा जाग रहे बैठे थे, थे सारे ही, हम सारे गपशप हो बैठे रही हुए थे। थी, और वैसे अगर इसलिए मैंने शर्म आई इनको ना सबके सामने। और वैसे अगर मैंने इनको मनाना हो ना, तो थोड़ा सा कहते हैं कि जबरदस्ती मनाती है भाई, गुस्से से मनाती है। मतलब मैंने खाना नहीं खाया ना, खाना नहीं खाना आपने, अब नहीं खाना आपने, नहीं खाना। मैं आखिरी देखिए, दफा जब मैं पूछ रही हूँ, मैं आखिरी दफा पूछ रही हूँ, मैंने कहा, यार ये क्या मतलब, मैंने कहा यार मैंने नहीं खाना, उठे खाना खाएं। तो मतलब ये तरीका है भाई बनाने का। नहीं क्यों तो 2-4 पहले जो है ना इस तरह की जब चीजें देखो, खैच खैच बंदे को पड़ती है ना, सर बंदा कहता है यार इन्हें बना है बस। मैं कहता यार मैं मान इससे गया हूँ, मान गया। पहले ये मैं तरीका आपको मेरा प्यार से मान। मनाती हूँ, गुस्सा नहीं करती। इससे पहले मैं प्यार से मनाती हूँ, ये बात नहीं मानते, कितनी दफा प्यार से मनाती हूँ, नहीं बात मानते, फिर मुझे गुस्सा आता है भाई खाने के साथ क्या नाराजगी है, मैं नाराज होकर खाना थोड़ी छोड़ती हूँ, फिर मुझे जबरदस्ती उठाना पड़ता है खींच खींच के कि उठे खाना खाएं। सही। ये जनाब बात है, गुस्सा क्यों कर रही है? ठीक है, चले गुस्सा तो यही देख रहे हैं अभी, तो फिर लड़ाई गलत है। बात है ना। नहीं तो आप आप कभी ऐसा नहीं किया कि खाने में नमक ज़्यादा डाल दी? नहीं, मैं हल्का डालती हूँ ताकि ये अपनी मर्जी से बात सहूलत है आपको। अच्छा, वो माशाल्लाह से बड़ी इंटरेस्टिंग लाइफ आपकी दिख भी रही है, और अल्लाह पाक आपको नजरे बद से बचाए। तो एक पॉइंट ये भी आता है जब
खैर मैं एग्जांपल एक देने लगा था, छोड़े, तो कहीं चला गया था मैं। तो इंसान कहता है कि यार हमारे पास इतना कुछ है डिस्कस करने के लिए, एक पॉइंट आएगा या तो मुक जानी है गल्लां, तो फिर ऐसे की करांगे, एक दूजे ना मुंह तकिया करांगे। तो ऐसा पॉइंट आया अभी, वैसे तो अभी माशाल्लाह कुछ ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, इस बेस के ऊपर जज करना भी वैसे गलती होगी कि अभी कुछ अरसे में इतना कुछ हम जज कर लें। तो लेकिन हम इस चीज़ को यहाँ पर ले जाते हैं कि किसी अच्छी जो आपका पॉइंट हो कि यार हम जो है ना वो घर में बोर हो रहे थे, हम बाहर चले जाते हैं किसी पॉइंट पे जाके, और आप वहाँ पे भी जाके बोर हो रहे हैं। तो तब आपने ये अजबर करवाया आपने इनको? असल में ना मैं तो, हम लोग बाहर तो इतना ज़्यादा नहीं जाते, क्योंकि शादी के फौरन बाद जो है वो काम में हम पड़ गए हैं जी दोनों। तो है, लेकिन शादी के फौरन बाद हम जब इधर लाहौर में थे तो मेरे ख्याल में 5-6 दिन हुए थे शादी को, तो बीवी ने कहा कि जनाब मूवी देखनी है। तो हम ना मूवी देखने चले गए। अब मूवी जनाब, ये बैठे हुए हम इस तरह से मूवी देखने चले गए, मूवी चल रही है जनाब, और कोई सीन आया ऐसे ना, तो मैं जनाब ना इधर देख के तो उसको बुलाने लगा कि यार ये सीन, जब मैंने देखा तो ये सोई पड़ी थी। तो मैं, यकीन करें आप, इस तरह से बैठा, मैंने कहा यार क्या बंदी है, मुझे मतलब फोर्सफुली लेके आई जी, मैंने मूवी देखनी। तो मैंने कहा चलो अभी मूवी देख लेते हैं। अब मूवी देखने आए हैं तो वहां पे सोई पड़ी। अच्छा, तो भाईजान ये हालात है, बोरिंग तो फिर बनती है। नहीं, अब बोरिंग तो नहीं हो, सोई लेकिन पड़ी और बंदा आपको मतलब देखना मूवी शादी देखने के बाद तो कितनी थकावट हो जाती है। और अभी वो 4-5 दिन बिल्कुल नहीं हुए थे, वलीमे से सेकंड डे था हमारा। उस दिन हमने अपने घर वापस आना था चिश्तिया, हम लाहौर में थे, तो उसी रात को हमने मूवी देखी है। तो ऑब्वियसली कुछ शादी की थकावट भी थी, तो फिर उसके बाद जो है जाहिर सी बात है थोड़ी बंदे की आंख लग ही जाती है। लेकिन ये मैंने को कहा, मुझे पता चल गया उसने क्या बोला है। उस सीन में मैंने बता दिया था, एक समझ लें कि अब दिल के कानों से सुन रही थी, आंखें बंद थी आपकी। नफ्सा नफ्सी का आलम है, लोगों को अपनी सिर्फ इस चीज़ की दौड़ में लगे हुए हैं कि हमारे पास पैसे आ जाएं, हमारे पास फॉर्च्यूनर प्रेडो हो और अच्छी इनकम हो और हमारा अच्छा बैकएंड पे बिजनेस चल रहा हो, और अपने आप को लोग सिर्फ देख रहे हैं ज़्यादातर। मैं अब ये भी नहीं कह सकता कि कुछ क्योंकि ज़्यादातर यही देख रहे हैं। लोगों को एग्जांपल्स मिलती हैं कि बाहर बड़ा ये हो रहा है, बाहर ये हो रहा है। पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान को लूट के खाने वाले ज़्यादा हैं, इसको बेहतर बनाने वाले कम हैं। इसके अंदर मौजूद लोग जो कि आगे हाथ फैला रहे हैं और कुछ सफ़ेद पोश हैं वो हाथ नहीं फैला सकते, उन लोगों को आप लोग तलाश कर रहे हैं। अपनी मुआश के साथ साथ लोगों का एहसास भी आप दोनों को, ये मोटिवेशन कैसे है ये? देखिए भाई, बात यह है कि हम खुद जो है ना बड़े वाइट कॉलर तबके से हैं, ठीक है, सफ़ेद पोश लोग हैं, खुददार से लोग हैं, मतलब एक पूरे प्रोसेस से गुजरे हैं। तो हम जब बंदा किसी भी फेज से गुजरता है ना, तो उसको इस चीज़ का बड़ा आइडिया होता है कि यार मैं हमेशा आज भी, जैसे आपने एक बात की कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे कि यार मैंने आपसे बड़ा कुछ सीखा है, और जो है वो मेरे आंसू ना कहीं आ जाएं, तो आपने ये कहा था और मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया। उसकी बेसिक वजह यह है कि ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर हुई हैं, ठीक है। और जब आप उस प्रोसेस से गुजरते हैं तो मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि यार कोई और बंदा ना गुजरे, ठीक है ना। वाह। तो जिस कुर्ब से या जिस आग से आप जले हैं, ठीक है, तो आप किसी और को तो जलने से बचा सकते हैं। तो आपको तो पता है कि यार, ये मिसाल दे रहा हूँ कि यार एक चीज पड़ी हुई है यहाँ पे, एक बर्तन है, उसको गर्म पानी है, ठीक है, और मैं उसको ऑलरेडी हाथ लगा चुका हूँ और जल चुका हूँ, और वो पड़ा हुआ है और सारी दुनिया इधर उधर फिर रही है, ये 2-4 लोग उसके इर्द गिर्द हैं, और वो अगर हाथ लगाने की कोशिश करते हैं तो मुझे तो पता है यार वो गर्म है, क्योंकि मैंने ट्राई कर लिया होगा। तो कोशिश मेरी यही होती है कि यार आप उन बच्चों को, उन दोस्तों को, उन भाइयों को जलने से बचा लें। वो आपके लिए बहुत बहुत बड़ी आपकी समझ लें नेकी है कि यार आप जिस प्रोसेस से आपने एक तकलीफ को बर्दाश्त किया है, मतलब मुझे अगर सीखने में मिसाल के तौर पे अगर 8 साल लगे हैं, तो मैं अगर किसी बंदे को 8 मिनट में उस चीज से बचा सकता हूँ, तो इससे बड़ी नेकी और क्या हो सकती है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा जो है वो, जिस तरह से आपने ये वेलफेयर की बात की, तो छोटी छोटी एक्टिविटीज देखिए हर बंदा करता है, हर इंसान के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और बीइंग अ ह्यूमन बीइंग अ मुस्लिम, कि आप लोगों की खिदमत करें जितना आपके साथ एक इस्ताहत है, वो किसी भी शेप में हो सकती है।
फाइनेंशियली है, मॉरली है। तो हम देखें जितने तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटस अगर मैं बात करूँ तो वो नहीं है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश हमारी यही होती है कि हम बच्चों को जो है वो मॉरली सपोर्ट कर सके जितना हो सकता है, उनको कुछ सिखा दें, उनको कुछ सपोर्ट कर दें, बजाय इसके कि वो वही बात आपने कही थी कि मांगने वाले और ये सारा सिस्टम, वो तो पेशावर लोग हैं। मैंने हमने कुछ एक्टिविटीज़ की है, उम्मीद है शहर के प्लेटफॉर्म पे वो ज़ीशान साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनका सेटअप था, तो उन्होंने हमारे साथ जो है वो बड़ा मतलब कि एज ए एग्जेक्टिव मेंबर पे हमें साथ लिया कि यार आप हमारे साथ मिलके काम करें। तो एक अच्छा काम था, तो अच्छे काज के लिए जाहिर सी बात आपको काम करना चाहिए भी सही। तो वहाँ पे भी मुझे यही चीज़ें मिली है कि आप जब भी मतलब हमने उसमें 2-3 हमारे प्रोजेक्ट थे कि यार हमने बच्चों के साथ एजुकेशन के ऊपर काम करना है। जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूलिंग जो है नहीं कर सकते क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटस नहीं होता उन लोगों का, तो भाई वहाँ पे भी यही हालात है, माँ बाप पढ़ाना ही नहीं चाह रहा बच्चों को, और जिन बच्चों को माँ बाप पढ़ाना चाह रहा है वो चुपचाप पता नहीं किस जगह पे रह रहे होंगे, उनको किसी को हवा भी नहीं लगती, भिनक भी नहीं लगती। तो हम ऐसे लोगों को हंट करें कि यार वो लोग जो सही तौर पे पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन उनके इश्यूज हैं, वो नहीं पढ़ सकते, वालिदैन उनसे मजबूरन काम करवाता है और उनका बड़ा दिल करता है हमारी औलाद पढ़े, तो हम उस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं प्रॉपरली, मतलब उसके ऊपर पूरी अभी कुछ वॉलंटियर्स भी हम अपने साथ रिक्रूट कर रहे हैं, पूरी टीम बनाना चाह रहे हैं इंशाल्लाह, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ जो है वो थी हमारा जैसे इतनी महंगाई हो चुकी है और मेरी भी रिसेंटली शादी हुई है, तो मैं भी इस फेज से गुजरा हूँ कि कल्चरल बैरियर्स बहुत ज़्यादा होते हैं कि हम शादी के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं, कल्चरल इश्यूज हैं हमारे, मतलब अब पूरी फैमिली नहीं आएगी तो लोगों को पता कैसे चलेगा शादी, फिर उसके बाद आपको पता ये जहेज वाला सिस्टम, लेन देन, ये सारी चीज़ें, तो उस प्रोसेस से मैं गुजरा हूँ। बड़ी कोशिश की है कि चीज़ों को हम ओवरकम कर सकें, दोनों मियाँ बीवी मिल के, अपने घर वालों किसने कन्विंस किया, मैंने किया, लेकिन फिर भी भाई एक लेवल होता है, उसके बाद आपको जो है ना वो मतलब सरखम करना पड़ता है, वालिदैन की खुशियाँ, बड़ों की खुशियाँ, एक बड़ा अजीब सा वो एक प्रेशर है ना आपके ऊपर, सोशल प्रेशर है। तो उसके ऊपर फिर हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया शादी विद सादगी का, क्योंकि हम उस फेज से गुजरे हुए थे, तो हम लोगों को कोशिश करते हैं कि यार आप जो है ना निकाह को आसान करें, इतना ज़्यादा जो है वो एक्सपेंस ना करें। मुझे बताया ना यार, मेरे ख्याल में कोई 2-2.25 लाख रुपये तो मेरे ख्याल में तोला सोना आई थी। अब मुझे बताया कि जब मतलब हम जो मतलब शादियां थी मेरी बड़ी बहनों की, 2-4 तोले, 5 तोले, 10 तोले हमें आराम से डाल देते थे। आज मुझे बताएं उसकी वैल्यू कितनी बनती है, तो कमाना, उसको बनाना, तो वो बड़ा मुश्किल है। एक इसी वजह से तो हमारे यहाँ पे ये एक बड़े मसाइल है, बहुत ज़्यादा मसाइल हमारे इस हवाले से, मतलब कि हमारे जो है बच्चे या बच्चियां एक नेगेटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, ठीक है, उनकी शादियां नहीं होती, ऑब्वियसली एक एज होती है हर बंदे की, तो वो बड़ा एक अजीब व गरीब इन्वायरमेंट बन जाता है हमारा, ठीक है। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमें चाहिए कि यार हम उस चीज़ के ऊपर एक अवेयरनेस कैंपेन करें, सारे मिलके करेंगे भाई, शादी को आसान करें, ठीक है, इसको मिनिमम से मिनिमम इसके एक्सपेंस करें, आप सुकून से शादी करें, अपनी ज़िंदगी गुजारें, जो 4 पैसे आपके पास हैं अगर, तो आप उसको भाई आगे जाके कोई बिजनेस सेटअप बना लें, आपको अच्छा कारोबार कर लें, कोई किसी जगह पे इन्वेस्ट कर दें, ये कुछ सेविंग्स हैं आपकी, आप उसको किसी न जगह पे यूटिलाइज कर लें, बजाय इसके कि आप वो सारा एक्सपेंस करके इवन डैड के आप कर्जे लेके शादियां करते हैं, उसके बाद फिर बड़े मसाइल होते हैं, ठीक है ना। तो इन कुछ हमारे ये काजेज हैं, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं उम्मीद है शहर के प्लेटफॉर्म के ऊपर, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इसके ऊपर भी जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर हम जाके इसके ऊपर अवेयरनेस कैंपेन करें कि जो है हम इस चीज़ के ऊपर अपनी सोसाइटी में कुछ अच्छा डिलीवर कर सकें। मैं लोगों को समझाते समझाते ये चीज़ थक जाऊंगा, लेकिन वो समझेंगे नहीं, वो ये कहेंगे कि लड़की को बोलने का मौका कम दिया गया है। तो अब आपको इस चीज़ का, बहुत से लोगों को इस चीज़ का कम इल्म होगा, शौर वाले लोग यहाँ पर बहुत कम है आज के दौर में, उनको ये कम इल्म होगा कि आप जो हैं वो एहतराम में जो है वो बीच में इंटरप्ट नहीं करती हैं। तो मैं आपकी इनसे ये पूछना है ना कि हम ऑफिस में काम कर रहे हैं तो हमारी लड़ाइयाँ होती हैं कि नहीं होती? फिर ये बताइए, आप जरा गिले शिकवे वाली बातें करें तो फिर खवातीन जरा आप नहीं देखिए ना, वो आप मौका दे रहे हैं अब उन्होंने कहना औरतों को आप टारगेट कर रहे हैं, ऐसे बात नहीं कर रहे। टारगेट नहीं कर रहा जी, मैं तो सेंसर नहीं मैं करूंगा, मैं नहीं काटूंगा, आप ये जाएगा, सब जाएगा। तो आपकी जानी बात है, नहीं मैं वैसे ही मजाक भी किया और मैंने एक रियलिटी भी आपको पता है मैंने बयान कर दी। तो शादी विद सादगी आप पहले से हैं बल्कि, और आपको अल्लाह जो है वो जोड़े आसमानों पे बनाता है, और उसके अलावा उसने अपनी मखलूक को बहुत से ऐसे पैमाने दिखाए हैं, ऐसी चीज़ें दी हैं।
अक्ल दी है, शऊर दिया है कि जिसके बाद वो उसकी मखलूक की खिदमत कर सके। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने इसमें नोट किया कि जो बैरियर्स हैं, जो चीज़ें हैं जो आपने फेस की, और उन चीज़ों को देखते हुए हमें इस चीज़ को आसान बनाना है। तो आपको इनके साथ काम करके भी कैसा लग रहा है? पहले भी आप करती रही हैं, आपको फिर भी कैसा लगा? और ये जब कर रहे होती हैं तो आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं? मैं उम्मीद सहर के साथ 2017 से हमने स्टार्ट की थी दिसंबर में। माशाल्लाह। तो मैं तकरीबन 2-3 महीने के बाद ही उम्मीद सहर में एज अ वॉलंटियर मैंने ज्वाइन किया था, ठीक। और आज मैं उसकी एग्जेक्टिव मेंबर हूँ। और मेरे ख्याल से 1 साल के बाद ही मैं एग्जेक्टिव मेंबर में शामिल हो गई थी। और इस काज पे हमने बहुत पहले काम शुरू कर दिया था। शादी से भी, मेरी शादी से तकरीबन 2-3 साल पहले स्टार्ट हो चुका था। इसमें हमने सेशंस भी किए हैं, ठीक है। और मैं बड़े अरसे से अपने घर वालों का ये माइंड बना रही थी, अपने खास तौर पे अपने अब्बू का, कि मेरे लिए कोई ऐसा लड़का ढूंढिएगा कि जो सादगी के साथ शादी करे, ठीक है। तो वो कहते थे कि हम कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। शादी नहीं वो हंसी है। सादगी के साथ शादी करे। तो वो यही कहते होते थे कि हम ठीक है, हम कोशिश करेंगे। और मैं इतना मुतमईन हो जाती थी कि ठीक है, मेरे अब्बू ने मेरी बात सुन लिया, और इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें उन्होंने भी इम्प्लीमेंटेशन की बहुत कोशिश की है। मैंने ब्रेन वॉशिंग उनकी बहुत ज्यादा की हुई थी, और शादी के बहुत करीब आके जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि नहीं करेंगे, मतलब मैं उनको इतने अरसे से ये कह रही हूँ कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, मैं मेहंदी नहीं करूंगी, और आपने इतने मेहमानों को नहीं बुलाना, जो बड़े बड़े हैं उनको बुलाएं और रुखसती कर दें। लेकिन एक टाइम पे वो मानते हैं, और दूसरे टाइम पे वो परेशान हो जाते हैं कि नहीं, सोचेंगे कि आखिरी बेटी, छोटी बेटी है, सबकी शादी इतनी धूमधाम से कर दी, क्या सोचेंगे, आखिर क्या वजह थी जो इसको ऐसे रुखसत कर दिया। तो ये सोशल बैरियर्स बहुत ज्यादा है कि लोग क्या कहेंगे। हम इन चीजों के अंदर से पता नहीं क्यों नहीं निकलते, मुझे समझ नहीं आती। तो अपने घर वालों का माइंड इस तरफ लाने में मैंने बड़ी कोशिश की है, बहुत ज्यादा। थोड़ा सा हुआ, उसमें ये आया कि पहले मानते थे कि इतने बुलाएंगे हम बारात पे, मतलब जो हमारी तरफ से मेहमान होंगे, तो उसमें लेकिन 50% अब्बू ने कम किया। मैंने कहा था 10% पे ले जाएं, लेकिन वो 10% से 20 पे आया, 20 से 30 पे, और 30 से भी डायरेक्ट 50 पे चला गया। लेकिन चले, 50% भी तो हुआ ना। जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल सादगी से, मतलब आप कोशिश कर रहे हैं कि सादगी साथ करें तो एकदम टोटली कम हो जाए, ऐसा नहीं होता। चीजें आहिस्ता 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 करके बदलती है, ठीक है, एकदम से नहीं बदलती। तो और दूसरा, फिर मैं अड़ गई थी कि मैंने मेहंदी नहीं करनी, और मैंने मेहंदी नहीं की। सही। मेरे घर में मेहंदी की एक छोटी सी भी, जिसे कहते हैं, रस्म, वो नहीं हुई थी। तो मुझे दिली तौर पर इत्मीनान इसलिए भी है कि जिस काज पर मैं काम कर रही थी उस पर अमल करने की मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। सही। और अमल किया भी है किसी हद तक। तो अभी इन्होंने बात की कि लोग ये कहते हैं, मतलब जितना हम पैसा शादियों में लगाते हैं उतना हम अपने कारोबार में लगा लें। हम जी ब्लेम करते हैं पाकिस्तान में बेरोजगारी बहुत है। जी हाँ। क्यों है, कभी सोचा है? मतलब आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, छोटा मोटा कारोबार है, जो भी है आपका, आप वो सारे पैसे जमा पूंजी इकट्ठी एक तिजोरी में रखते हैं कि हमने शादी करनी है, फलां बहन की शादी करनी है, भाई की शादी करनी है, या मैंने अपनी शादी करनी है। वो पैसे इसलिए जोड़े जा रहे होते हैं, चाहे वो बाप है चाहे वो भाई है। शादी आती है, तिजोरी खत्म, खाली, ठीक है। उसके बाद फिर आप जीरो पे आ जाते हैं। तो मुझे बताइए, अगर वही पैसा कम से कम, चलें कम से कम भी लगाएं कि एक शादी में 10 लाख लगता है, और बड़ी आसानी से लग जाता है, ये मैं बहुत कम बता रही हूँ। तो वो 10 लाख में अगर आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो आप कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। सही। और फिर उसके बाद आप बिजनेस शुरू करेंगे, ऑब्वियसली आप 2-3 बंदों को तो रखेंगे, अपने साथ जोड़ेंगे ना। तो जाहिर सी बात है, बेरोजगार बंदे ही जुड़ेंगे। तो बेरोजगारी को खत्म हमने खुद करना है। हमने क्यों ये टैग लगाया हुआ है कि जी हुकूमत जो है ना, वो बेरोजगारी वो इस तरफ तवज्जो नहीं देती। हमें अपने ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, अपनी सोच पे तवज्जो देनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं, हम क्यों दूसरों को मतलब ब्लेम गेम खेल रहे हैं ना। तो इन चीजों से हमें निकलना चाहिए। और जहां तक बात करूं कि बाद में पहले काम करने में और अब काम करने में क्या फर्क है, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि इनका एक्सपोजर ज्यादा है,
लोगों को से मिलने का, मिलने मिलाने का, सोसाइटी में चलने का, चीज़ें किस तरह से मैनेज करनी है, ये सब, क्योंकि ऑब्वियसली इनका काफ़ी देर से सेटअप है। तो जब ये हमारे साथ अटैच हुए तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो हमारे फ्लॉज थे जो इन्होंने हमें बताए। तो अब उस पे हम उसको कम करके अपनी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि जब कोई तारीफ करता है ना कि हाँ सारी साहब ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया है, या फिर जब कोई मशवरे के बाद वो काम हो जाता है और बड़े अच्छे तरीके से होता है ना, तो जब तारीफ होती है तो ऑब्वियसली मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि हाँ ये मेरे शोहर हैं। तो मतलब इनकी वजह से इनकी तारीफ हो रही है तो मेरी तारीफ हो रही है, तो अच्छा महसूस होता है। साजिद भाई, एक ही फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जब बेशक रिश्ता इज़्दिवाज में भी बन जाते हैं और एक रिलेशन में होते हैं, तो अगर जिस तरह आपने बात की, वैसे मैं क्लेरिफाई भी साथ साथ करता रहता हूँ। देखें ज़रा, वैसे मैं तो जानता हूँ ना आपको, तो आप अपनी एग्जांपल भी दे सकते हैं, अपने बारे में बताइए और दूसरों के बारे में बताइए। तो जब एक ही फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले आप भी हैं और आप भी हैं, जब एक बंदा सिर्फ एक की तारीफ़ करता है, दूसरे को जेलसी होती है? नहीं, सुनने में आता है, मैंने भी देखा। अच्छा, क्या उनके रिश्ते में कोई ऐसी चीज हो सकती है? रॉन्ग नंबर यार, वाह, खूबसूरत जवाब। इन शॉर्ट यही कह रहा हूं। बिल्कुल, ऑब्वियसली इसमें तो Clarity नहीं है ना, दिमाग ही तस्लीम नहीं करता। जब आपने कितनी खुशी से आप एक सीरियस होकर बात करी और कितने आपने दिल से बात निकाली कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि इनकी जब कोई तारीफ करता है। ऑब्वियसली आपको भी होती है जब आपकी वाइफ की कोई तारीफ करे कि मेरे घर में जो है वो मेरी तारीफ होती नहीं है। मेरी जब से शादी हुई, शादी से पहले सिर्फ साजिद था यार, क्योंकि जाहिर सी बात है एक ही बेटा और लाडला और बहन हो गया तो बड़ा सारा। तो भाई जब से मेरी शादी हुई है ना तो मेरी तारीफ नहीं होती। हाँ, वहां पे कभी कभी जेलसी होती है यार मेरे सुनता ही नहीं है यार, पीछे ना आता जी। वो क्योंकि एक जाहिर सी बात है, एक मोहब्बत होती है, प्यार होता है, तो वो बड़े खुश होते हैं। क्योंकि मैं तो जाहिर सी बात है वो एक बंदा जहाँ पे रहता है, पला बढ़ता है, तो माँ बाप को तो आइडिया होता है ना हमारा ये बच्चा किस तरह का है, तो उनके लिए तो हम आज ही बच्चे हैं ना। तो जाहिर सी बात है फिर जब एक पराई बेटी घर बंदा लेके आता है तो उसकी अपनी रिस्पेक्ट होती है और अपना एक लेवल होता है। तो ये बस वो एक मोहब्बत में जो है ना थोड़ा सा होता है इस तरह से। बाकी यार देखिए, आपके रिश्ते के अंदर, आपके रिलेशन में अगर ये चीजें हैं तो फिर वही बात फिर करूंगा, रॉन्ग नंबर। वो खट्टी मीठी चीज़ें भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, जैसा आपने कहा, मुझे वहाँ पे थोड़ी सी जेलसी होती है, और ये रिश्ते अच्छे रिश्ते का तकाजा भी है। चलिए मैं सॉरी आपकी बात जी काट रही बिल्कुल हूँ। बिल्कुल कीजिए। अगर ये कहते हैं कि वहाँ पे जेलसी होती है तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ ऐड करती हूँ कि मैं अपने घर जब भी जाती हूँ ना, कभी ये नहीं भी जाते, तो मैं अपने अभी घर एंटर होती हूँ तो मुझसे पूछा रहता है मामू नहीं आए। मतलब वो इनको मामू कहते थे, मामू नहीं आए, मतलब वो फुप्पो से सलाम नहीं लेना, फुप्पो का हाल नहीं पूछना, मामू नहीं आए। यार ये तो वही है, वापिस आ गई है वो नया बंदा। तो इनके साथ अटैच बहुत ज्यादा है माशाल्लाह से सब ना। तो वो मतलब ये चीज होती है, फोन पे मामू किधर है, मतलब मेरे छोटे छोटे बच्चे भी मामू नहीं आए, फूफू मामू ने कब आना है। तो ये चीजें तो मैं उनसे कहती हूँ कि यार मेरा भी पूछ लो, मैं तुम लोगों की फुप्पो पहले मैं हूँ, मेरी वजह से वो तुम उनको मेरी वजह से आपको जानते हैं। तो जब आपकी शादी हुई उससे पहले क्या ये तय हुआ था? अब आप कहाँ पर रह रही हैं, लाहौर में ही हैं या इनके साथ चिश्तिया में हैं? मैं इनके साथ लाहौर में। हाँ, मैं तो जानता हूँ। तो डर था कि कहीं चिश्तिया ना चले जाएं, मैं लाहौर की रहने वाली हूँ, उधर कुछ बाउंड्रीज भी होंगी, मैं कोई नेगेटिव वे में ही चीज, ये हमारा इशू है। हाँ, मैं ये नेगेटिव चीज नहीं कर रहा, और ऑब्वियसली वो है। तो आपको डर नहीं लगा कि मैं वहां जाके बाउंड हो जाऊंगी? मैं तो इधर बहुत सी, बल्कि आपकी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है लाहौर में। तो बात हुई थी इस हवाले से पहले? जी हमारी इस हवाले से बात हुई थी। मैंने इनसे ये नहीं कहा था कि मैं बाउंड हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे इनकी नेचर का और इनकी सोच का पता था। सही है, ठीक है, ये वो इंसान नहीं है जो पाबंदियां लगाते हैं कि बस अब खत्म, शादी हो गई तो सब खत्म, स्टॉप, मतलब ये वैसे बंदे नहीं थे। तो मैं इस लिहाज से मेंटली तौर पे ना बड़ा रिलैक्स थी। और शादी से पहले ये लाहौर में काम कर रहे थे, तो मुझे कभी लाहौर की लड़की ने बाहर ब्याह के जाना हो ना तो उसको टेंशन होती है कि लाहौर में आना जाना, जिस तरह घर का माहौल होता है कि जहाँ मर्जी आओ जाओ, जो कर रहे हैं करो, एक्टिविटीज जो भी जैसे भी मेरी चल रही थी। तो बस ये होता था कि पता नहीं मैं वहां पे जाके कर सकूंगी या नहीं।
तो मैं कैसे मतलब घर में रहूंगी, ये कभी नहीं सोचा था कि मैंने तो मतलब शर्तें लगाने वाली बात नहीं थी कि मैंने तो ये करना ही करना है, सही है। मैं तो इसके बगैर शादी नहीं करूंगी। मैं तो मतलब एक होती है ना, शादी से पहले कोई चीजें तय हो जाती हैं कि ऐसे करना है, वो हमें तय नहीं हुई थी। लेकिन मेरे घर वाले माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, यानी कि मेरे ससुराल वाले, वो कहते हैं कि हमने बहू को अपने पास रख के क्या करना है। सही है। जब हमारा बेटा लाहौर में काम कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी बीवी वहां पे रहेगी, हमने उसका अचार थोड़ी डालना है यहाँ पे रख के। सही है। तो उनकी सोच इस लिहाज से बड़ी पॉजिटिव है, बहुत अच्छा सोचते हैं वो, तो मुझे इस लिहाज से कोई भी मसला नहीं हुआ, वहाँ से भी सपोर्टिव है। हाँ, वो वरना supportive कुछ लोग है। ये भी होते हैं, मैं अभी भी दोबारा मैं बड़ा डर डर के बात करता हूँ इस हवाले से भी। कुछ लोग ये भी होते हैं कि ठीक है लड़का है, कमा रहा है, वहाँ जाके कमाना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन जो वाइफ है वो इधर हमारे पास भी तो खिदमत के लिए कोई होना चाहिए, वैसी सोच भी कुछ की होती है, तो वो भी बाउंड्रीज वहाँ पे नहीं मिल हाँ रही जी, हैं। बिल्कुल नहीं। माशाल्लाह। देखिए खिदमत के लिए जो है वो मियाँ बीवी शादी जो ना, पहले वही बात है ना, फिर वो इश्यूज हैं कि हमारे फिर इश्यूज यहीं से क्रिएट होते हैं। शादी होती है, बीवी कहीं और है, मियाँ कुछ कहीं और है, और फिर आपको पता है मसाइल पैदा होते हैं। हाँ, ये नहीं होता कि अच्छा मसाइल point पैदा आपने नहीं ऐड होते। किया है, बिल्कुल तो ठीक मैं है। ये समझता हूँ कि जो है वो शादी के बाद आप मियाँ बीवी जहाँ पे भी रहें, म्यूचुअल कंसेंट के साथ इकट्ठे रहें। और बाकी देखें कहीं पे भी रहना हो तो जब आपकी वही बात जैसे कहा ना कि फैमिली अच्छी है, ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, तो फिर इशू नहीं होता। अब भी कभी कभी जो है वो मुझे, मेरी बेगम मुझे कहती है यार चिश्तियाँ बड़ा याद आता है, बहुत दफा इसने मुझे कहा, इवन डैड के मुझे नहीं, क्योंकि हम तो मैं तो रूटीन में अब आ गया हूँ, कुछ तो अच्छा मतलब रहे भी थे आप। ठीक है। तो अब मतलब जो है ना वो इसका यही माइंडसेट होता है कि यार मैंने ना, मुझे बड़ा याद आता है, घर बड़ा याद आता है, ठीक है। तो बाकी मतलब फैमिली के लोग बड़े याद आते हैं, तो मतलब ये चीज़ें मैटर नहीं करती जब आपके साथ मुखलिस लोग आपके ज़िंदगी में आ जाते हैं, आपसे मोहब्बत करने वाले लोग आते हैं, तो फिर ये जो कंडीशंस है ना, ये क्योंकि ऑलरेडी ऑलरेडी जब आपका कोई भी रिलेशन कंडीशन पे खड़ा तो भाई वो गिर जाता है, सही है। सिंपल सी बात है। तो जब ब्लाइंड किसी के साथ आप चलते हैं ना जनाब, तो आपको फिर अल्लाह ताला जो है वो अगला बंदा भी इसी तरह से नवाजता है। ये कभी नहीं होता कि आपके दिल में खोट है तो आगे वाला आपसे डबल खोटा होता है, ठीक है ना। तो बस वो आपका एक माइंडसेट है, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव करेंगे, तो आपको आपके लिए अल्लाह ताला खुद ना खुद कोई ना कोई रास्ते निकालता रहता है। तो इस हवाले से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इस वाले से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक चीज़ ऐड करते हैं, वो ये कि अब मुझे वैसे वो एक चीज़ कोई एग्जांपल ऐसी फ़िलहाल ज़हन में नहीं आ रही, लेकिन देखने में ही आता है कि जो एक ही फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले दिमाग मिल जाते हैं, और इसके अलावा आप मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में भी एक ही जगह दो एक हो गए, और इसके दूसरे जो उस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं या किसी और फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं या कुछ भी जो नहीं कर रहे, वो बड़ा जेलसी होती है उन लोगों में। उनको भाते नहीं है, एक आँख नहीं भाते कि ये क्या हर जगह एक, यानी इतने वेले हो गए हैं कि उस दूसरे बंदे को जो है वो उसकी मर्ज़ी का काम नहीं करने दिया जा रहा, उसको फ़ोर्सली तौर पर जो है ना वो अपने साथ ही अटैच करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। तो ऐसा लोगों की ज़हनियत क्यों बन चुकी हुई है? वो खुश नहीं देख रहे। लोगों की जहनीत का तो हम गारंटी कार्ड नहीं बना के दे सकते। सही है। और बात सिर्फ ये है कि देखें मेरा माइंडसेट ये था कि ये मेरा ये माइंडसेट है, सजेशन भी होगी देखने वालों को, सुनने वालों के, कि भाई बेशक आपकी बहन है, आपकी बीवी है, अगर वो कुछ करना चाह रही है ना, तो आप अगर सोसाइटी से, क्योंकि देखें मैं प्रोफेशनल एक लाइफ गुजार के, मुझे पता है कि हमारे सेक्टर्स के अंदर ख़वातीन के साथ इश्यूज हैं। ये नहीं आप कह सकते कि जनाब सारे दूध के धुले, इश्यूज हैं, वुमेन हैरेसमेंट्स भी है, उनके साथ इश्यूज होते हैं, ठीक है ना, किसी भी सेक्टर में आप चले जाएं। तो मेरा मानना ये था, हमारा अभी भी शुरू में जब शादी के बाद एक दफ़ा हमारी डिस्कशन हुई ऐसे काम के हवाले से, मुझे मेरी बेगम ने कहा कि यार मैं कुछ टाइम के लिए जॉब ना कर लूँ, ठीक है। तो मैंने उसको कहा कि यार तुमने जॉब करनी, कितनी सैलरी लेनी है? तो कहती जनाब मतलब इतनी सैलरी लेनी है। तो मैंने कहा यार इतनी सैलरी में प्लस इतने मिला के आप मुझसे लेते रहो काम मेरे पास का। अब उसकी बेसिक वजह ये है कि यार मैं मतलब उस सेटअप से निकल के आया हूँ, तो मैंने देखा है वहाँ पे ख़वातीन सिक्योर नहीं है, ये हकीकत है, तला हकीकत। अगर आप कहेंगे जनाब नहीं ऐसी बात नहीं है, तो भाई होता है, ठीक है ना, किसी न किसी सेंस में ज़रूर होता है, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप मतलब जो है वो ख़वातीन को, आप कोई भी रिश्ता है आपका उनके साथ, बीवी है, बहन है,
तो आप उसको जो है वो ये चीज करने के बजाय कि हम इकट्ठे काम ना करें। अब देखें ना, मतलब किसी और जगह पे तो जॉब करनी है, ठीक है, अगर कुछ करना चाह रही है ज्यादा हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही। अब आप सेटअप में बैठी हुई हैं, ट्रस्ट नंबर 1 मैं नहीं हूँ, मुझे बस पता नहीं है, टेंशन नहीं है कि यार मेरी भी बैठी सेटअप देख रही है, ठीक है। अगर ये कहीं गई हुई है, मैं बैठा हूँ, तो इसको मसला नहीं कि यार हमारा काम चल रहा है। तो ये बड़ा एक आपका जो इशू है ना, ये ड्रॉबैक जो खत्म हो जाता है। दूसरे नंबर पे ये है कि आप एक दूसरे के साथ जब लॉयल होते हैं तो आप इसको सिखाते हैं, सीखने का बड़ा अच्छा मौका मिलता है, उसको डिलीवर करता है बंदा कि यार इस चीज़ को आप देखो, इस चीज़ को आप देखो। इश्यूज होते हैं आपके साथ, ये नहीं है कि अब मैं अगर बात करूं तो जब शुरू में शादी के बाद हमने ऑफिस दोबारा से ज्वाइन किया, काम पे बैठे, तो पहले मैं आता था, आहिस्ता सा फिर अदीला आना शुरू हो गई। तो हमने जो है वो जब हमारी कुछ टेक्निकल चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होती थी तो हमारे इश्यूज आते थे, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस नहीं था। मैं कहता था कि यार इसको ये कहो, इसको ये कहो, इसको ये कहो। तो एक टाइम के बाद जो है ना वो मतलब ये था कि ये बंदी हर चीज़ मुझसे पूछ के करती। फिर मैंने डांटना, मैंने यार हर चीज़ पूछ के नहीं करते। वो एक रिगार्ड में या सीनियोरिटी की बेस पे, या हस्बैंड हूँ मैं उसका, सारी चीज़ें आ जाती है ना। तो एक टाइम के मुझे टाइम लगा, हमारे फिर आपस में ज़रा होती थी, फाइट भी हो जाती थी, ठीक है। तो वो फिर मैंने देखा कि यार ये जो चीज़ है ना, हमारे में भी किसी टाइम में आके हमारा जो एक अपना रिलेशन है ना, जो हमारा एक मियाँ बीवी वाला रिलेशन है, तो हमारा वो जो कॉर्पोरेट वाला या एक ऑफिस वाला इन्वायरमेंट है, वो कहीं हमारी जिंदगी में आके कहीं कोई इन्फ्लुएंस ना करे, कोई इशू ना बन जाए, इफेक्ट ना करे। तो मैंने फिर क्या किया कि यार हमने ना कुछ चीज़ें एक टाइम के बाद ना वो डिवाइड कर ली। सही कि भाई इस चीज़ को आपने देखना है, इस चीज़ को मैंने देखना है, इस चीज़ को ये करना है, इस चीज़ को ये करना। तो फिर जो है ना हमारे वो चीज़ें थोड़ी सी ओवरकम होना शुरू हो गई, ठीक है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा, बल्कि कहूंगा कि यार आप अपनी खवातीन को जो है, बजाय इसके कि किसी और जगह पे, मिसाल के तौर पे अगर आप कहीं भी जॉब कर रही हैं, काम कर रही हैं, आपका अपना सेटअप है, तो आप उनको अपने साथ इन्वॉल्व करें। वो एक मेंटली भी सुकून में होती है, रिलैक्स होती है, और आप हो सकता है वो आपके बिजनेस के अंदर आके बहुत सारी चीज़ें ऐसी लेके आ जाए। आप लोगों को भी तो हायर करते हैं ना, तो वो हाँ ठीक है ना। तो आपका बड़ा एक बेहतरीन ट्रस्ट, सुकून और बड़ी चीज़ें जो है ना बिजनेस के अंदर ये चीज़ें चल जाती है। तो मतलब जो जलने वाले हैं तो वो जलते ही रहेंगे, कोई भी है, वो माइंडसेट है ना हर बंदे का, तो इस चीज़ से कोई इतना कंसर्न नहीं। आपने अभी बात की कि औरतों को मसले मसाइल भी पेश आते हैं मुख्तलिफ मामलात में, और जॉब करनी हो, वो उनका दिल भी करता है कि हम अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। जैसे कि आपने पहले ही कहा कि मैं अपने एक्सपेंसेस जो है उठाना चाहती थी, उसके बाद आपका दिल किया, फिर एक वो आपके लिए भी बेहतर हो गया और आपके लिए भी बेहतर हो गया कि आप मिलकर एक काम कर रहे हैं। तो औरतों के हवाले से जब आपने बात की, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर एक तहरीक चलती है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये औरतें तहरीक चला के बैठी हुई हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं चाहूँगा कि वो बिल्कुल ही जो है ना वो कोई राय दें। नहीं, इस पे देखें जो है ना वो मेरा मानना ये है कि यार जहाँ पे कोई लगा है ना, लगा रहे। गलत अगर नहीं देखे, गलत आपके लिए गलत है ना, अच्छा, ये मेरे लिए गलत है, ठीक है, ठीक है। अब बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे लिए ठीक है, आपको गलत लगती हो, तो आप सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को? सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। देखिए ना बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो मेरे लिए ठीक है और आपकी नजर में वो क्या है, गलत, ठीक है ना। तो ये हके राय हर बंदे को जो है वो होना चाहिए। अब बात आ जाती फिर आगे, एक समझ लें कि एक हम बीइंग अ मुस्लिम, बहुत सारी चीजें जो है वो हम अगर उस चीज के ऊपर देखें, तो जो जिस तरह के स्लोगन्स मुझे देखने को मिले, क्योंकि मैं वो स्लोगन्स जो है वो बड़े ऑकवर्ड से हैं। वो जो चीज है ना, हमारे मजहब में औरत को जितनी रिस्पेक्ट है दुनिया के किसी मजहब में नहीं, ठीक है, हर हवाले से। तो उसके बावजूद ये चीजें मतलब अगर की जाए, दब के बोल रहे हैं आप, खुल के ठीक है, नहीं मैं खुल के बोल रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो आपको ना फिर अगर इस तरह के आपके जो मतलब स्लोगन्स यूज किए जाते हैं और एक अजीब सी कैंपेन, देखें वो बात है कि हर चीज के अंदर लॉबीज होती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जनाब नहीं, आप किसी भी कम्युनिटी में चले जाएं, आप पॉलिटिकल पार्टीज में चले जाएं, तो वो आपकी लॉबीज तो क्रिएट होती है, जहाँ पे अच्छा है वहां पे बुरा जरूर होता है, ठीक है। तो लेकिन आप सिर्फ ये देखिए, आप कैलकुलेटर निकाल के सिर्फ कैलकुलेट करेंगे अच्छे कितने और बुरे कितने, आपको अच्छे ज्यादा मिलेंगे। सही। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि यार इस चीज के ऊपर हम अगर डिबेट करें, अपना रिमार्क्स दें, तो वो जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उसको क्योंकि मेजोरिटी हमारी है,
ठीक है ना, अच्छे लोगों की मेजोरिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो एक टाइम के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें कुछ लोग कॉपी करते हैं, ड्यू टू कॉपीज चलती हैं, ठीक है, लिबरल लोग भी हैं, माइंडसेट हर बंदे का अपना अपना है, तो बस वो लगे रहे, हमें इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है। आप बस अपनी जो है वो समझ लें कि हम किसी को इस हवाले से जो है ना वो कन्विंस नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल है। एक्सट्रीमिस्ट आपके सामने बहुत सारे इश्यूज देखे होंगे आपने मीडिया के ऊपर, ठीक है, तो ये चीजें जो है ना वो हम इनको अगर ओवरकम करने की कोशिश करें, लोगों को जाके करें, उससे बेहतर ये कि आप एक जो अपनी एक नस्ल है ना आपकी जो अपनी कम्युनिटी है, आप उसके ऊपर काम करें, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, उसमें आप रिजल्ट्स भी आपको मिले। एग्री करता हूँ इसी सेम पॉइंट ऑफ व्यू, सेम, ठीक है, जो जहाँ पे है वहां पे उसको लगा रहने दें, ठीक है, और अपने ऊपर काम करें, अपने लोगों के ऊपर, अपने सर्कल के ऊपर, अपने घर वालों के ऊपर, बस जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच सकती है, लाइक हमारे साथ जो शोल्डर के साथ शोल्डर मिलाकर खड़ा हुआ है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। देखिए ना, फायदा क्या है कि आपके घर में एक चीज ठीक नहीं है और आप बाहर लोगों को ठीक करने निकले हुए हैं, तो इससे बेहतर नहीं है कि आप पहले अपने घर को ठीक कर लें। तो हम जब इस जानिब आ ही गए हैं तो पॉडकास्ट में ख़त्म नहीं करना चाह रहा, मेरा दिल ही नहीं कर रहा माशाल्लाह से वो ऐसा एक फ्लो बना हुआ है, लेकिन मुझे आपकी भी वक्त का तकाजे का पता है। तो पाकिस्तान किधर जा रहा है? जो पिछले 75 साल में जा रहा था, आज भी वही है। आप लोगों ने कभी सोचा है अब हम मियाँ बीवी बन के हम मिलकर पाकिस्तान को एक ऐसी जगह लेकर जाएंगे? मैं सोचती होती थी नहीं, मैं नहीं सोचता। कभी यहाँ पे अगर मेरे अब्बू बैठे होते तो वो बताते, वो कहते होते हैं कि ये दूसरी बेनज़ीर है। मैं घर में ना चारपाई पे खड़ी हो जाती होती थी और बहुत ज्यादा इमोशनल होके मैं कहती थी कि ये चीजें ऐसे, मैं छोटी सी थी, मतलब मिच्योर नहीं थी, मुझे चीजों का पता नहीं था, लेकिन जितनी मैं चीजें सोचती थी, देखती थी टीवी पे, पीटीवी न्यूज होता था हमारे घर में, अब केबल कभी लगी नहीं, तो पीटीवी न्यूज देखा करती थी। जब मैं देखती थी ना, हाय हमारे मुल्क में ये हो रहा है, पीटीवी न्यूज पर अच्छी खबरें आती, मतलब वो देखती थी ना कि ये पीटीवी न्यूज देखे तो आपको लगता है पाकिस्तान जितना डेवलप कंट्री नहीं है। हाँ, लेकिन बताते थे ना, मतलब जैसे बेनजीर का वहाँ ज्यादातर वो फसलों की आती थी सूंडी ना लग जाए। नहीं, वो अक्सर सुनने को मिलता था ना, परवेज मुशर्रफ साहब जब आए या बेनजीर को जब गोली लगी और ये सारी चीजें, फिर आर्मी की कुछ होती थी बातें, तो निकलती हैं, बड़े जब बातें कर रहे होते हैं कि ये चीज ऐसे हो गया, मेरे भाई थे वो आपस में डिस्कशन कर रहे होते तो मैं सुन लेती थी, तो मैं कहती थी आप ऐसे नहीं, मैंने बनना है, मेरा माइंड था कि मैंने सियासत में जाना है, मैं वजीर आजम बनूंगी और मैं अपने मुल्क को ठीक करके दिखाऊंगी। तो मेरे घर वाले आज भी सपोर्ट करें। मुझे भी उठा के ले जाएगा। तो बस ये है कि आज भी अगर मेरे घर वाले, मेरी भाभियां, मेरे भाई और अम्मी अब्बू, जब भी कोई मैं थोड़ी सी तरह की बात कर दूं, कहते इधर टाइम हो गया है, शुरू हो गई है, तो मतलब ये चीज होती है। और मतलब ये कि तब हमारा माइंड होता है ना, जो बच्चों का माइंड होता है वो बड़ा प्योर होता है, वो चीजों को ठीक करना चाह रहे होते हैं, लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं, मतलब हम पेरेंट्स देख लें या फिर बहन भाई देख लें, आपस में कजिन्स देख लें, हम अपने बच्चों के दिल में ही नफरत पैदा करके बैठे हुए हैं अपने ही मुल्क के लिए। सही है। तो ये बड़ी गलत बात है। आप उनको सिखाएं कि हम, स्ट्रक्चर बहुत चेंज हो गया, स्ट्रक्चर बहुत चेंज हो गया, बहुत ज्यादा झंडियां लगती थी 14 अगस्त को, बड़ा मतलब एक इवेंट्स होते थे, और बड़ा ना मतलब आप जब पाकिस्तान की बात करें, अपने मुल्क की बात करें, तो आपको बड़ा ना एक जिस्म के अंदर एक हरारत सी पैदा होती थी। लेकिन यार ना, अब जैसे जैसे हम लोगों का एक्सपोजर बनता गया, हमें एक सेंस डेवलप होती गई, हमने देखा कि सिस्टम क्या है, सिस्टम को बनाने वाला कौन है, सिस्टम को चलाने वाला कौन है, तो फिर ना देखा कि यार हम कितने पावरफुल हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या है, हमारा तो वोट भी अपना नहीं है भाई, ऐसे ही है, मरे हुए का वोट कास्ट। मैं वही बता रहा हूँ, तो हमारे पास क्या है, मतलब अगर बात करूं कि जनाब आपने सवाल किया कि पाकिस्तान को आपने कभी सोचा है कि आप बेहतर कर सकते हैं, मैं पहले खुद को तो बेहतर करूं, मेरा हमेशा से यही इस चीज के ऊपर सवाल रहा है, मे बी मेरी कोई लाइन अलग हो दूसरों से हट के, लेकिन मैं हमेशा यही बात करता हूं कि भाई अपने आप को बदलो, अपने आप को तो सही करो। मैं सारा दिन में 8 सिग्नल तोड़ूं, 4 लोगों के साथ फ्रॉड करूं,
और पाकिस्तान की जो मतलब समझ लें कि जो ऑनरशिप के अंदर जो चीज़ें हैं उनको नुकसान पहुंचाऊं, ठीक है। और उसके बाद भी मैं कहूँगा मैं मुहिब पाकिस्तानी हूँ, मैं मुहिब वतन हूँ। तो मतलब आप किस तरह से है, मतलब अल्लाह ताला अगर मैं बात करूँ तो वो नहीं देख रहे। अच्छा। आप अंदर से खोटे हो खुद और आप उस चीज़ को ठीक करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। अब किसी भी चीज़ को आप देख लें ना, हम लोग कर क्या रहे हैं मुझे समझ नहीं आती। आप चलते रोड पे चले जाएं, अब आप माशाल्लाह से कभी रोड पे आप जा रहे हो, आपने कभी देखा है कि सामने वाला एक सिगरेट पी रहा होता है, आप पीछे गाड़ी पे जा रहे हैं और वो सिगरेट बिना जब खत्म होता है तो वो फिल्टर सा हो जाता है, वो बिना बुझाए रोड के ऊपर फेंकता है। कभी एक्सपीरियंस हुआ है आपको? मेरे साथ हो चुका है, आंख में तो गया हुआ था मेरे एक दफा। ऐसा ही है भाई। अब मुझे बताएं उसमें नवाज शरीफ का कसूर है, इमरान खान का, बेनजीर का, एस्टेब्लिशमेंट का? किसी का कसूर नहीं है। किसका कसूर? हमारा। आप देखें कि छोटी सी एक जो चीज है, एक छोटी सी आपकी हरकत, ठीक है ना, वो बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है, ठीक है। असल में सवाल पे सवाल है ना कि हम खुद को भी कैसे बेहतर बनाएं। भाई हमारी बात वही आ गई जिससे इसने बात की कि यार हमारे पेरेंट्स, हमारी तालीमी निज़ाम आप अपना देख लें माशाल्लाह से, बाकी सारे कुछ छोड़ दें, तो हमारा एक स्ट्रक्चर ही खराब कर दिया गया हुआ सारा भाईजान। माँ बाप जो है हम मतलब चले, मैं अगर अपनी बात करूँ तो हमें भी भाई पढ़ती रही है, हमें समझाया जाता था, कुछ गलत करते थे तो धक्के पड़ते थे, थप्पड़ पड़ते थे। आप मुझे बता दें आपको कितने पड़े थप्पड़? नहीं पड़ते भाई, ठीक है। नहीं इतने नहीं पड़े ना, मार नहीं। अब वो प्यार वाला जो सिस्टम हो गया ना, उसने बड़ा काम खराब कर दिया है। ये सोशल मीडिया आ गया, मोबाइल आ गया, हर माँ अपने चक्करों में पड़ी हुई है, बाप अपने चक्करों में पड़ा हुआ है, बेटा अपने चक्करों में पड़ा हुआ है, अलग अलग कमरे हैं। मुझे लगता है 90s को जो आजकल के बच्चे छू के आए हैं ना, वो कुछ ना कुछ बेहतर है। हाँ बेहतर है। वो जो है ना नॉस्टैल्जिक उसके जहन में वो चीज़ है, वो किसी ऐसी चीज़ को देखता है ना तो उसके दिल में ख्याल आता है कि यार हमने ये चीज़ देखी हुई है, तब हालात बेहतर थे, आज तो कहीं पे भी नहीं है। ऐसा ही है। सफाई देख लें आप यार, बहुत सारी चीजें हैं जो गोरा, आप गोरे को वैसे कॉपी करते हैं, गोरे की ड्रेसिंग कॉपी करते हैं, गोरे का कल्चर कॉपी करते हैं, गोरा इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, और आपने कभी उसके जो है वो बाकी उसके जो तौर तरीका कभी हमने कॉपी की है? बिल्कुल भी। जो आपके दीन का, आपके मजहब का, जो आपकी रवायात उन्होंने पकड़ी हुई है और हमने जो है उनको पकड़ा, उनका हेयर स्टाइल पकड़ा हुआ है। मतलब अजीबो गरीब सी चीजें, मटेरियलिस्टिक अप्रोच हो गई है हमारी। तो आप ये देखें, अब पीएसएल हुआ लास्ट टाइम की वीडियो बड़ी वायरल हुई थी कि वो बाहर का कोई प्लेयर था तो वो ग्राउंड की सफाई कर रहा था। तो हम पाकिस्तानी सफाई निस्वान, ठीक है, हम सफाई निस्वान वाले वहां पे गंद डाल के गए हैं और वो जनाब वहां पे सफाई कर रहे हैं। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको भाई, अब ये सिगरेट वाली जो मैंने बात की, ये बड़ी माइक्रो लेवल की बात है, इस पे कोई बंदा नहीं देखता, कोई बंदा सोचता ही नहीं है कि यार अच्छा ये मैं ना करूं। पीछे बाइक्स आ रही होती हैं, पेट्रोल उसको ओवर हो जाता है, कुछ भी होता है, नीचे पेट्रोल गिरा होता है, अगर आप फेंके तो क्या ब्लास्ट हो जाता है, बहुत सारा नुकसान हो सकता है एक छोटी सी इतनी सी वजह से। इसी तरह से आप किसी स्टेशन पे चले जाएं, ऑन ट्रेन बनी हुई, आप कभी, मैं आपको अभी ऑन एयर कह रहा हूँ ये बात, आप कभी वहां पे वो चढ़िएगा सीढ़ियों के ऊपर इस तरह से, और इस साइड पे आपने ना एक नीचे थोड़ा सा मुंह करके आपने देखना है कि वहां पे क्या हाल है। इतना गंद पड़ा हुआ है वहां पे, लोगों ने पान थूकते हैं लोग वहां पे। इसको मैंने दिखाया अभी मैं इंतजार करी थी ये बात कंप्लीट करें तो मैं ये बात करूं। ठीक है। अब मुझे बताएं कि इतना अच्छा अगर आपको एक फैसिलिटीज दी है गवर्नमेंट ने, किसी भी गवर्नमेंट ने दी है, लेकिन फैसिलिटी तो है, ठीक है, ऑनरशिप किसकी है? पाकिस्तान की। ऑनरशिप किसकी है? हम लोगों की, हमारी मलकियत, उसको मैनेज करना, मेंटेन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग नहीं कर रहे। तो ये आप यहाँ से फारूक हो चुके हैं। और ये भी हम ब्लेम करते हैं कि उसी सिस्टम को, यानी कि अगर हम ऑरेंज ट्रेन की बात अभी हो रही है तो कल को अगर उनकी कोई चीज खराब हो जाती है ना, कोई मिसमैनेजमेंट हो जाती है वहां पे, तो हम कहेंगे कि ये इनका कसूर है, हालांकि वो हमारा होता है। अब देखें मेट्रो का जो हाल हुआ पड़ा है, मतलब पहले बहुत अच्छी बनी हुई थी, ठीक है, अब सारी चीजें जैसे जैसे आप अवाम इतनी बेध्यानी से और इतनी बदतमीजी से यूज करती है चीज को, मतलब करती है, तो आप कैसे इस चीज को, कब तक वो जो अंदर के लोग हैं सफाई वाले, वो कब तक वो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो 40 लोग अगर एक स्टेशन पे खड़े हुए हैं तो 400 डेली का, या 4 मतलब 1000 तो ट्रेवलर आराम से चला जाता है वहां। 1000 के सामने 40 बंदा क्या कर सकता है?
तरले कर रहे होते हैं कि सर यहाँ से नहीं, सर ऐसे नहीं, सर वैसे नहीं। अब मुझे यहाँ से एक बात याद आ गई है कि एक दफा मेट्रो का जो टोकन था ना वो बंद हो गया, तो मेट्रो उन्होंने ना वो पर्ची बना दी, पर्चियां देकर ना वो पास कर रहे थे लोगों को, तो किसी ने वीडियो बनाई, जी ये देखिए मेट्रो अब पर्ची पे चलेगी। तो मतलब अब देखेंगे उसमें किसका कसूर है। अब हालांकि वो चीज ठीक हो गई कुछ ही अरसे में, विद इन अ डेज, विद इन टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। अब फौरन से आप ब्लेम गेम स्टार्ट कर दी, क्यों? इश्यूज आ जाते हैं, हर जगह होते हैं, बाहर के मुल्क चले गए वहां भी हो जाते हैं, नेगेटिव हुए बड़े, लेकिन बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैलाई हुई है। अपना नहीं ना समझते। वो एक वो बच्चा घर में दीवार पे, वो बड़ा मशहूर है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, अब दीवार में वो लकीरें मार रहा होता है, बाप आके कहता है कि बेटा ये क्या कर रहे हो, दीवार गंदी हो जाएगी, तो हमें वो जो है वो पेंट करवाना पड़ेगा। तो कहता है बेटा पापा आप पहले तो मना नहीं करते थे जब हम दूसरे घर में होते थे। तो कहते बेटा वो हम रेंट पे रहते थे, अब आज मारा आपने। यही तो ये सोच का मसला है। जब तक हम ये अपना पाकिस्तान नहीं समझेंगे, अपनी सीढ़ियां नहीं समझेंगे, अपना मेट्रो नहीं समझेंगे, तब तक हम अपने आप को बदल नहीं सकते। यकीन करें कि मेरा इतना दिल दुखता है कि जब मैं सुनती हूँ अपने लोगों के मुंह से कि निकलो यहाँ से निकलो, मेरा दिल दुखता है बहुत ज्यादा। पहले मैं बोलती थी, मैं इमोशनल हो जाती थी, अब मैं चुप रहती हूँ, मैं इस पे बात नहीं करती कि हम इतने नेगेटिव हो चुके हैं। आप निकलने को तरजीह देते हैं, लेकिन आप अपने आप को बदलने को तरजीह नहीं देते। मतलब आपने बाहर जाके खुद को उस स्ट्रक्चर में ढालना है, गुलाम बनना है, लेकिन आप यहाँ पे रह के, अपने घर में रह के अपने आप को उस स्ट्रक्चर में ढालने की कोशिश नहीं कर रहे जो आपको या आपकी नस्ल को बेहतर बना सकता है। ठीक है, और आज किसी से भी पूछ लेना, किसी से भी पूछ ले, वो यही कहेगा निकलो पाकिस्तान से। तो ये चीज बड़ी तकलीफ देती है आपको। ये तकलीफ अब हम अपने आप को बेहतर करके दूर भी कर सकते हैं, हम लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं। अवेयरनेस की बड़ी कमी है। तो आईटी स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह इस पॉडकास्ट को इख्तिताम की जानिब लेके जाते हैं। आईटी का दौर है, और वो आजकल तो आप उससे आर्टिकल लिखवा लें इंटरनेट से, उससे कह दें मेरी तस्वीर बना दे, उससे कह दे ये कह दे, ठीक है आपकी हेल्पफुल चीज़ है। मैं इसको थोड़ा सा इस हवाले से सवाल को घुमाऊंगा कि ये नुकसान भी दे रही है। वही बात है ना, मैंने पहले कहा था कि आपको अच्छाई के साथ बुराई मिल रही है, और ये जो मोबाइल स्मार्टफोन है हमारे पास, इसने फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। आपके जहन को ब्लॉक कर देती है चीज, आपकी स्किल्स को ब्लॉक कर देती है। एक बंदा जो एक अच्छा राइटर है, कंटेंट राइटर है, जब उसको एक चीज वहां से बनी बनाई मिल जाएगी तो उसको एक टाइम के बाद कुछ अरसे में उसको ब्लॉक लग जाएगा, उसको आदत हो जाएगी ना। कायदा देखिए, वो नज़में लिखवा रहे हैं उसे, नज़में ऑटोमेटिकली लिखकर आई जा रही हैं। और अच्छा इन कुछ लोगों को ये समझते हैं कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं ना तो हम पकड़े नहीं जाएंगे। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि वो जो भी चीज़ जिस भी सॉफ्टवेयर से आप लिखवाते हैं, अगर मेरे जैसा बंदा या कोई और बंदा उसको कॉपी करके उसी सॉफ्टवेयर में दोबारा डालेगा ना, और उससे पूछेगा कि तुमने लिखी है, वो बता देगा कि हाँ मैंने लिखी है, तो आपका जो है ना वो सारा राज फाश हो जाएगा। इसलिए जाहिर सी बात है, वो आपका एक मीडियम है ना, वो सबके लिए ओपन मीडियम है। लेकिन आपने जो बात की ना कि मैं जवाब शिकवा की बात करता हूँ कि इस तरह से उसका ख़त्म हो जाता है, स्किल सेट ख़त्म हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। हमने उसको बनाया, उसने हमको नहीं बनाया। और वो एक स्पेसिफिक एक चीज के अंदर है, वो अभी तक एक पैरामीटर्स के थ्रू बनी हुई है, और उसके जो बैरियर्स हैं वो है, ये नहीं होता। तो इसमें एक AI टूल है, वो उसको इंसान ने फीड किया ना, उसको जितनी इंफॉर्मेशन दी, जितना उसको अपग्रेड किया, दैट्स इट। लेकिन आपकी जो अपनी क्रिएटिविटी है, वो लिखने में है, बोलने में, किसी भी चीज में, वो आपकी क्रिएटिविटी है, वो आपकी ओनरशिप है, वो आपका एसेट है। आप उसको कभी भी डिनाई नहीं कर सकते, और ना आप इस चीज को कभी भी रियलाइज कर सकते हैं कि यार नहीं, मैं मतलब वो मुझसे ज्यादा चीजें फास्ट हो सकती हैं, लेकिन वो जो आपने कहा डे टू कॉपी, मेरी जो अपनी चीज है वो मेरी अपनी है ना भाई, मेरी ओनरशिप। लोगों की बात कर रही हूँ जो ये समझते हैं कि मतलब अभी स्टार्टिंग पे हैं,
अभी कोशिश कर रहे हैं और लाइक वो 30-40-50% वो कंफर्ट जोन है ना। इधर से बनी बनाई तो आप देखें अगर ये चीज आपको नहीं मिलेगी तो आप उस पर मेहनत पे लगे रहेंगे और आप बहुत जल्दी 100% पे भी पहुंच जाएंगे। लेकिन जब आपको एक चीज बनी बनाई मिल रही है तो वो आप वहां पे रुक जाएंगे, या आपका जो मतलब अपनी स्किल सेट करने की जो रफ्तार है ना वो स्लो हो जाएगी। मैं इस चीज की बात कर रही थी। और थैंक यू कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। माशाल्लाह, क्या करूं नहीं दिल कर रहा। चले पॉडकास्ट को एंड करते हैं। बहुत सी चीज़ें अभी भी जहन में थी और इंशाल्लाह आपसे फिर मैं किसी दिन वक्त लूँगा और फिर इसी तरह बैठेंगे। और आपकी सर्विसेज जो है वो KB क्रिएटिव्स की वो लोगों तक पहुंच रही हैं, और अगर आप इन लोगों से मुतासिर हैं तो इन लोगों जैसा बनना भी सीखें। मैं भी इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करूँगा कि आप लोगों की जो बातें हैं वो मेरे दिल में घर कर तो गई हैं, उस पर अब इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए। जो चीज़ें देखी हैं, जो चीज़ें सीखी हैं, उसका फ़ायदा उस वक्त होता है जब हम उस पर इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज की ये पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत ही अहम है, और ये जब अपलोड होगी और लोगों जब देखेंगे ये उनके लिए भी बहुत सी चीज़ नई इंकशाफात होंगे, नई चीज़ें सीखेंगे। तो इजाज़त दीजिए सर, इजाज़त इजाजत है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।